हम अपने गुरु का स्मरण करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स और जो जूम सेशन में जुड़े हैं उन सारे मास्टर्स सभी को हृदयपूर्वक नमन करते हुए इन सभी योगियों के एनर्जी से जुड़ते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। आज का एक नया अनुभव मैं आपको बताऊंगी। इसी बीच हमारे ध्यानी बंधुओं के साथ ये घटा है, इसलिए मैं अभी इमीडिएटली उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। कल एक विषय की चर्चा हो रही थी, बीमारियों की। हम सबको अभी कर्मा का पूरा समझ में आ जाता है कि किस तरह से कर्मा का खेल है ना, कर्मा विज्ञान जो है। फिर भी जब बीमारी होती है तो हम चाहते हैं, अभी हम ध्यान में नए हैं, ठीक है, जनरल हमें पता है किसी कर्मा की वजह से हमें कोई बीमारी हो रही है, लेकिन आज इस वक्त जब किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो वो चाहता है कि गाइडेंस मिले। तो ऐसा ही एक बच्चा, अपने वो 21-22 वर्ष का बच्चा, उसको किडनी का प्रॉब्लम, किडनी फेल, प्रॉब्लम ही नहीं, किडनी फेल। तो सर्वप्रथम जब ध्यान में जुड़ते हैं लोग, किसी न किसी इसी बड़ी बीमारी या बड़ी तकलीफ की वजह से ही आते हैं। लोगों को ऐसा ही बोल के लेके आते हैं कि भाई आप ध्यान कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए समझ जाना चाहिए, अगर लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाएं कि हमें आध्यात्मिक के दरवाजे खुल रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। वरना हम कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल लाइन की तरफ मूव नहीं करते। तो उसका बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रहा था, तो किसी एक ध्यानी बंधु से उन्होंने मदद मांगी। और जब वो सेशन अटेंड हुए तो सर ने उनको कुछ समझाया। सेशन जो चल रहे थे, जो मास्टर उस समय पे सेशन कर रहे थे, तो उनकी बीमारी के लिए उन्होंने किस तरह का खान पान करना चाहिए और बीमारी क्यों होती है समझाया। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ज्ञान की बातें स्वीकार करने के स्टेज में नहीं होते हैं, वो तो घबराए हुए होते हैं। उनके सारे दरवाजे खिड़कियां उन्होंने बंद कर ली होती है, दिमाग के भी, जो बोल रहे हैं वो भी नहीं समझते। तो ऐसा हुआ उसने कि कितना समझा क्या नहीं समझा। 2 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो अभी परसों से 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन अभी का भी होना है, जान की खतरा है, ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया। तो अभी एडमिट हो गया। तो किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे कोई छोटी बात नहीं होती है फ्रेंड। किडनी मिलना जरूरी होता है, किडनी मिलेगा तभी तो उसको किडनी किसी का दिया जाएगा। तो ये एक बहुत लंबी क्यू होती है, 10-10 साल लग जाते हैं क्यू में खड़े होने पर, किसी को किडनी नहीं मिलती है। तो उसके पापा ने बोला कि मैं अपना किडनी दे देता हूँ। तो उनका कंपैटिबल भी था शायद, लेकिन उस बच्चे ने बोला कि नहीं, इस एज में अगर आपके साथ ऑपरेशन होता है और गारंटी नहीं है कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। डॉक्टर बोलते हैं, कभी भी हमेशा ही बोलते हैं ना ऑपरेशन होने के टाइम पे, कि गारंटी नहीं दे रहे हैं लेकिन हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट में ऐसा ही होता है कि कंपैटिबल है नहीं है। कितना ह्यूमन माइंड सोच सकता है, हम उतना ही एक डिसीजन ले सकते हैं, और बाकी का सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उस लड़के ने मना किया कि मेरे को अपने पापा का किडनी नहीं चाहिए। अब किडनी नहीं चाहिए तो फिर डॉक्टर भी फोर्स नहीं कर सकते। मम्मी पापा रो रहे हैं कि बच्चे के जान का खतरा हो गया, और किडनी देने के लिए मना भी कर रहा है, कैसे बचाएं इसको। और उसका विश्वास देखिए, उसने फिर उस ध्यानी मास्टर को ही कॉल किया कि अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या मेरी मदद कर सकते हो आप। तो कल लाइव सेशन में उसका हॉस्पिटल के साथ ही जूम सेशन में कनेक्शन हुआ, और जो मास्टर वहाँ पे सेशन ले रहे थे उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो इमीडिएटली उन्होंने उसको कर्म सिद्धांत एक बार और अच्छे से समझाया। और मज़े की बात बताती हूँ, वो जो बता रही थी मैडम, वो मेरी तरह ही थोड़ा नरम दिल की थी शायद। तो बताते बताते रोने लग गई, उनका गला भर के आ गया कि बच्चे का जान पे आ गया है और वो किडनी मना कर रहा है, तो सर प्लीज़ कोई उपाय बताओ। तो सबसे पहले सर ने उसको डांटा, तुम रो क्यों रही हो, ऐसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है किसी के साथ भी। तुम्हारा काम यहाँ पे सिर्फ ज्ञान बांटना है, बस उतना ही रखो। किसी का मदद कर रहे हो, ध्यान सिखा रहे हो, बस उतना ही है तुम्हारा रोल।
ऐसे दिल से इमोशनल बॉन्डेज नहीं बनाना है। तो फिर उसने सॉरी बोल के शुरू किया। तो सर ने कर्म सिद्धांत के साथ साथ ये बीमारियां क्यों होती हैं और इस तरह के जो एक्सपीरियंस हुए हैं पहले, उसके बारे में बताया। तो हम सबको पता है उन्होंने मार्कंडेय का कहानी बताया। तो हमको मालूम है ना मार्कंडेय कैसे पैदा हुए। उनके पेरेंट्स को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो दंपति ने क्या किया, भगवान से बहुत प्रार्थना की। तो भगवान ने बोला कैसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने बोला कम उम्र का भी ठीक है, लेकिन सही वाला अच्छा वाला बच्चा चाहिए, जो ध्यानी हो, जो भगवत प्रेमी हो। तो खुद से उन्होंने मांगा, जैसे हम भी मांगते हैं, खुद ही हम अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं। लेकिन माँ बाप हैं, क्या करें, समय आने पर उनको दुख होने लगता है। फिर अपने पिता माता पिता के चेहरे पर वो दुख देखकर मार्कंडेय पूछते हैं कि आप ऐसे उदास उदास क्यों रहने लग गए हो आजकल। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे तुम्हारा बहुत कम उम्र है और तुम बस कुछ ही साल में या एक आध साल में ही आप तुम जाने वाले हो। तो बोला कि तुमने जैसे मांगा था उसी से ये मैं भी मांग लेता हूं कि मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे बहुत काम करना है। तो 13 साल का बच्चा, देखिए सोच। तो अफकोर्स वो तो एक महान मास्टर थे, वो सोल ही एक महान मास्टर की थी। तो वो जाते हैं, फिर से शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी को खुश करके, है ना, देखते हैं ना हम कि मार्कंडेय को जब यमदूत लेने जाते हैं तो वो शिव जी को पकड़ लेते हैं, तो शिव जी उनको बचा लेते हैं। तो वही स्थिति आज इस बालक की है। तो सर ने बोला कि देखिए वही स्थिति यहां पर हो रही है, ये भी अपने ही इस समय के मार्कंडेय हैं, कम उम्र में जा रहे हैं। माता पिता उसी तरह दुखी हैं जिस तरह मार्कंडेय के पिता माता पिता दुखी थे, और उसी तरह वो खुद से ध्यान की शक्ति से और ज्ञान की शक्ति से किस तरह से इसको निपटाया सकते हैं, इसको फेस कर सकते हैं, इस विचार में है। जैसे ही हम इच्छा रखते हैं कि मुझे रास्ता मिलेगा, मुझे बचाने वाला है कोई जो बचा लेगा, ऐसा अगर विचार आता है तो जरूर है आपकी आत्मा, उसका बहुत आगे का प्लान बहुत बड़ा है। और ये एक एक्सपीरियंस के लिए, किसी कर्मा के एक्सपीरियंस के लिए आज तुम्हारी लाइफ में ये आया है। तो लेकिन वो तो बात भी नहीं कर पा रहा था, आईसीयू में नहीं था, बेड पे था। तो सर ने उसको, अभी उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बोला आपको देखिए बातें सुन लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। उसको डॉक्टर ने बोला तुम्हारा डायलिसिस कल से शुरू कर देंगे, और जब तक वो रेडी भी करना है ना ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो 1-2 दिन में तुम्हारा डायलिसिस शुरू होगा। और इधर सर ने बोला कि तुम अपने अन्न, अब तो विचार बदलने हैं नंबर 1, दूसरा है अपने अन्न पे ध्यान दो कि क्या खाना चाहिए। तो उन्होंने बोला केले का फूल, और वो केले का कांड होता है ना, उसका स्टेम वाइट कलर का कट करके देते हैं, तो उसको खाने के लिए बोला कि एक दिन स्टेम खाना, दूसरे दिन फूल खाना, फिर स्टेम फिर फूल। फूल से भी सब्जियां बनती हैं, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में बनती हैं नहीं बनती हैं, तो उसका एक तरीका होता है बनाने का। उसको वो बोले कि आप अपने मम्मी को कॉल करने के लिए बोलो, मैं सब्जी बनाना भी उनको सिखा दूंगा, बाद में क्लास के बाद मुझे कॉल करना, कैसे सब्जी बना के खाना है, कैसे दाल बना के खाना, उसी का रोज फ्लावर खाना है तो वैरायटी तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा उन्होंने उसको बताया। और फिर एक उनको एक्सरसाइज बताया कि जो गुदद्वार का मसल है उसको ऐसे ऐसे करके करते रहना, पंप, क्योंकि वहां से वो नसें ही उसके पूरे किडनी और यूरेथ्रा सब वहां पे कनेक्टेड ही होते हैं ना, नीचे के यूरिन के पार्ट से ही। तो ऊपर से हम कुछ करेंगे, बहुत दूर है वो रास्ता, तो नीचे के मसल्स को ऐसे ऐसे करने के लिए बोला। वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था, फिर भी सर ने बहुत बार उसको समझाया कि ऐसे बैठे बैठे भी, बेड में लेटे हो तब भी करो, और बोले पूरा सेशन अटेंड करो और 200 टाइम्स ऐसे करो जब तक सेशन खत्म नहीं होता है, और मिरेकल होगा, चिंता मत करो। इतना बोल के उन्होंने सेशन में फिर दूसरा क्वेश्चन लिया, और आज शाम हमें मैसेज आया है फ्रेंड कि डॉक्टर ने बोला है उसको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है, उसकी स्थिति में सुधार हुआ है एक ही दिन में एक ही दिन में। कल शाम को रात का क्लास था 10 बजे का,
और अभी 5 बजे के अंदर वो मैसेज आया, डॉक्टर ने मना किया है कि डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आगे चल के उसको ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह सर ने बताया गया है, मतलब हमारे आहार विचार, आहार और कुछ छोटे मोटे टिप्स होते हैं, उनको करना जरूरी होता है। उसी तरह से उन्होंने सर्प दोष को लेकर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आज वो सारी बातें यहाँ पे शेयर कर रही थी। बहुत छोटी बातें थी, इसलिए मैं पूरा लेंदी क्लास उस विषय पे नहीं ले पा रही थी। तो मैं फिर भी वो विषय मैं यहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो किसी ने प्रश्न किया था स्किन डिजीजेस के लिए, चर्म संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो सर्पदोष कहलाया जाता है। तो किसी ने पूछा क्या ये सच है? तो कुंडली देख के भी बता देते हैं सर्पदोष है, शादी नहीं हो रही है, कुछ दोष है, बच्चा नहीं हो रहा। तो उन्होंने डांटा पहले, तो बोले ये दोष नाम ही कितना गंदा लगता है सुनने में। पितृदोष, सर्पदोष, कुज दोष, ये बिजनेस करने वाले ने ये सब नया नया बना के लोगों में डर बिठाने के लिए ये शब्द यूज किए। दोष कब चढ़ता है? जब हम कोई बहुत बड़ा पाप करते हैं तब दोष चढ़ता है। और बिना दोष के हम में से कोई भी इंसान बन के आज पैदा नहीं हुआ है। हमने सब वो कर्मा किए हुए हैं, उस दोष का भुगतान करने के लिए हम इंसान का जन्म लेके धरती पे आते हैं। सोल है ना, बॉडी लेके आता है। तो उसको अलग से ऐसे ऐसे करके नाम दे दे के उसकी लाइफ को नरक बनाने की क्या जरूरत है? पहला उन्होंने ये कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो भले ही कोई कहे, लेकिन हम आगे से इन दोष का जो इस शब्द, ये पद है, इसका उपयोग करना बंद करना होगा। ना कोई पितृ का दोष होता है, ना कुज का दोष होता है, ना सर्प दोष होता है। सर्प दोष के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, और साथ ही जब मैं पूरे दिन उसका मनन कर रही थी तो मुझे जो समझ में आया, फिर मैंने भी 2-4 जगह फोन कर करके इन बातों को जब मैं बता रही थी तो खुद से भी कुछ नॉलेज उसमें ऐड हो गई हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सर्प दोष कब होता है? यानी कि सर्प का अगर आप उसको हानि पहुंचाते हो किसी को भी, तो आप उस दोष वाले कोटा में आ जाते हो। इंसान को भी पहुंचाओगे तो इंसान का दोष, और हम तो इंसान का दोष भुगतने के लिए ही आए हैं। पेड़ काटोगे तब भी, बड़े बड़े अगर छोटे पेड़ पौधे काट के जो हम खाते हैं धनिया पुदीना, उससे कोई कर्म नहीं आता है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत बड़ा वृक्ष होता है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्पंदन शुरू हो जाता है। जब हमने पहले लेसन में देखा था ना, प्लांट किंगडम में हायर लेवल में जाने पर वो अब बहुत पास में है नेक्स्ट जन्म में जाने के लिए, तो उसमें स्पंदना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उस समय पर अगर आप 100 साल पहले का कोई पेड़ काटते हो, 1000 साल पहले का कोई पेड़ काटते हो, तो आपको थोड़ा उसका तो पनिशमेंट मिलना ही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको आप उस जगह को खाली कर देते हो। तो सर्प, कभी भी सांप आपको अपने आप से आके नहीं काटेगा। सांप, जिस तरह आप सांप को देख के डरते हो, उसी तरह सांप इंसान को देख के डरता है। तो हम डर की वजह से उस पर हम अटैक करते हैं। कोई भी जंगली जानवर डर की वजह से ही अटैक करता है, लेकिन सांप जंगली जानवर नहीं है। वो डरता है तो छुप जाता है, अटैक नहीं करता है। और ये हमारी गलत फहमी है कि सांप हमें काटेगा, उछल के आएगा और काटेगा, उड़ के आने वाले सांप, ऐसा नहीं है। जब तक हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो फुस करता है तो हम डर जाते हैं कि काटेगा। और साइंस कहती है कि इंडिया में 80% सांप काटता कौन नहीं है? बिल्ली नहीं काटती, कुत्ता नहीं काटता, ये इंसान का बच्चा नहीं काटता। आप बच्चे को मार के देखो, वो फिर आपका हाथ पकड़ के ऐसे काट देता है। छोटा सा बेबी, 2 महीने का बेबी भी, 3 महीने का बेबी भी, ये इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट। तो सांप भी वैसा करता है, लेकिन हमारे मन में सांप के लिए भीति बनी हुई है। क्यों बनी है, इसका विवरण मुझे अपने आप से आज मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मास्टर्स का थैंक यू करती हूँ कि ज्ञान जब बहता है तो
तो अपने आप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारी समझ में अपने आप आ जाती हैं बातें। पहले देखिए छोटे छोटे मिट्टी के घर होते थे, कुछ भी बनाना है तो आपको पेड़ काट के ही बनाना पड़ता था। आजू बाजू में हमेशा झाड़ियां, गांव में देख लीजिए कैसे होते हैं घर, घर होता है तो आजू बाजू में झाड़ियां ही होती हैं। जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए तो वहां पर भी घास फूस झाड़ी, ऐसे थोड़ी ना रोड बने होते थे। तो जहां भी जाओगे ये धरती एक्चुअली सांपों की है। यहाँ पे हर जगह सांप का ही वास रहा था, उसके बाद ही इंसान आया है। तो वो तो अपनी जगह अपने घर में वो हैं, हम उनके घर में आके हम रह रहे हैं और उनको ही मार रहे हैं। तो जब हम घास फूस हटाने जाते तो हमें सांप दिख जाता था। तो कभी कभार किसी को काट के कोई किसी की मौत हो गई और दिमाग में इन्होंने बिठा लिया कि सांप काटेगा और इंसान मर जाएगा। जहरीले सांप भी है ना, तो एक आध जहरीले सांप ने काट लिया। लेकिन इंसान ने क्या किया, अपनी उस बुद्धि को, ये बुद्धि की सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, इस बुद्धि को साइड में रख दिया। सिर्फ इस बात को पकड़ लिया कि सांप काटता है, सांप बहुत डेंजरस है, सांप को देखते ही मार दो। तो जहां भी हम घास फूस देखेंगे ना, बहुत सारा सूखा घास भी देखेंगे, तो हम बोलेंगे जला दो, कहीं बीच में कोई सांप वाप ना हो। झाड़ी देखते हैं, अरे उसमें पहले आग लगा दो, कहीं सांप वूप ना हो, इसके बाद में ही काटना। और सांप मिलता है इमीडिएटली उसको मार दो। कोई ये नहीं बोलता इसको पकड़ के कहीं और छोड़ दो, कोई नहीं बोलता ऐसे, पहले मारने की बात होती है। तो अगर हम इस तरह से सांप से डरते रहेंगे तो हमें देखकर हमारे बच्चे डरेंगे, उनके मन में वही बात बैठ जाएगी। और आज आते आते आज के जनरेशन में क्या हो गया कि सांप देखो तो मार दो, चाहे वो इतना सा सांप होगा, बेचारे को छोड़ेंगे नहीं हम कि इतना सा तो है उसको जाने दो। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सांप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। छोटा भी सांप आएगा उसका फोटो डल जाएगा, इतना हवा मच जाएगा जैसे कि बहुत बड़ा अजगर आ गया है। और सांप पकड़ने वाले को भी बुलाएंगे, देखेंगे तो 1 फुट का भी सांप नहीं होगा वो। और फिर उसके लिए जो मेडिसिन स्प्रे करना है और आजू बाजू के घासों में आग लगा दो। तो अगर वहां पे किसी सांप ने बच्चा दिया है, उसका अंडा है, बेबी सांप है, वो मरेगा नहीं। अगर इस तरह से मासूम सांपों को हम मारेंगे तो क्या पाप नहीं चढ़ेगा, क्या कर्मा नहीं बनेगा? तो वही कर्मा है जिसको हम सर्पदोष कह रहे हैं। और अनजाने में, पहले जब हम 100 साल पहले वाले जन्म में, तो 100 साल की बात ही होगी ना, तो हमने वो सब काम किया है। तो जितने भी इंसान बनके जो हमने पैदा हुए हैं, हम सबके सिर पे सर्प को मारने का दोष लेके ही पैदा हुआ है। किसी ने बहुत बड़े को बहुत क्रूरता से मारा है तो उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा है, किसी ने छोटे मोटे को अनजाने में मारा है तो उसको थोड़ा कम है। तो सबके साथ सर्पदोष रहता ही है। बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने एक और बात कही कि पहली बात, सर्प का जो गुण है उसके सामने इंसान बहुत गौण है, बहुत छोटा है। क्या करते हैं सांप? सांप के बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि सांप, एक स्टोरी बताती हूं मैं आपको, कि जब तक्षक को मारने के लिए उस जंगल में आग लगानी पड़ी, याद है परीक्षित की कहानी? उस कहानी को हम स्मरण करते हैं। तो उस समय पर और एक आध समय पर अर्जुन के हाथों से उस जंगल में, दवानल जंगल है ना उसका नाम, तो वहां पे उसमें आग लगाने के लिए अर्जुन को बोला गया कि तुम अपने एक बाण छोड़ो, और एक पोर्शन था जिसमें आग लगानी थी, जरूरी था उस समय पे। तो अर्जुन ने अपना बाण निकाल के अपना वो महानता दिखाने के लिए ऐसा बाण मारा कि वो सिर्फ एक थोड़ी सी जगह ना जलाते हुए पूरे जंगल में आग लगा दी। जब पूरे जंगल में आग लगा दी तो जंगल में सांप के साथ साथ बहुत सारे प्राणी मारे गए, और जिसकी वजह से जो सर्पदोष अर्जुन पे लगा, उसकी वजह से उसका वंश खत्म हो गया। उसके बच्चों को तकलीफ हुई, उसके पोतों को तकलीफ हुई। तो बहुत बड़ा
सर्प दोष उनके सिर पे था, अर्जुन के सिर पे, क्योंकि उन्होंने एक समय पे ऐसे अपना बल दिखाने के लिए उन्होंने एक जंगल में पूरा आग लगा दिया था। तो जब इस तरह से एक जंगल में आग लगी थी तब तक्षक तो मारा गया। तक्षक की पत्नी उसी समय उसने अंडा दिया था, उसका बच्चा निकल के आया था। तो वो बच्चा बोलता है, मम्मी इधर एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है, चलो हम दोनों यहां से निकल के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको जंगल पार करके नदी की तरफ जाना था, नहीं तो जंगल में आग ऐसे फैलती जा रही थी। तब तक्षक की पत्नी ने अपने बच्चे को बोला, बेटा ये आग बहुत ही खराब चीज होती है, 2 मिनट में जला के हमें राख कर देगी, तुम इतने छोटे से हो, तुम बच नहीं पाओगे, 4 कदम चलते ही तुम जल के भुन के पूरा कोयला बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो तक्षक की पत्नी ने क्या किया, अपने बच्चे को अपने मुंह में ले लिया और जंगल को पार किया बहुत तेज। फिर भी वो पूरा जल गई, इतना जल गई कि जल के कोयला बन गई। अब उसकी जान निकलने में बस कुछ क्षण बाकी थे, और जैसे ही वो जंगल से निकली तो सीधा पानी में कूद गई और उसी क्षण उसकी मौत हो गई, और उसके मुंह से वो बच्चा निकल के बच गया। तो जो हम इंसान बोलते हैं, माँ के लिए बोलते हैं ना कि मैं अपने पेट में रख के बच्चे की रक्षा करूंगी, तो इस बात पे वो कह रहे थे कि माँ सिर्फ कोख में रख के जन्म दे सकती है, जन्म देने के बाद रक्षा करने के लिए कोई भी जानवर फिर अपने बच्चे को अपने अंदर लेके उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। ये गुण सिर्फ एक सर्प में है, ऐसे महान गुण एक सर्प में है। उसकी वजह से ये कहानी सुनाई गई, और फिर उन्होंने कहा यही एक घटना को याद करते हुए आज के जमाने में भी लोग उसको एक उपमा देते हुए आज भी उसको याद करते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने पेट में फिर वापस ले लेती है, लेकिन कोई और जानवर ऐसा नहीं है। अब हम भूल गए हैं कि ये गुण सिर्फ एक सर्प में है और किसी में नहीं। तो इस तरह से कई कहानियां हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सर्प किस क्वालिटी के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सर्प को सिर्फ विषकारी मानते हुए उसको हानि पहुंचाना कितना गलत है। अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है तो समझ जाना चाहिए कि उसने किसी भी चमड़ी उधेड़ देते हैं। अभी भी तो चाइना एंड वियतनाम उधर सब ना स्किन को लाइव चमड़ी उधेड़ के उसका खून पीते हैं ताकत के लिए, उसको बोलते हैं यौवन, चिर यौवन पाने के लिए सर्प का खून पिया जाता है। और जिंदा को ही हमें तो पता ही है, अब इसके बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ किस तरह से जिंदे को भी खाते हैं, मरे को भी खाते हैं, तो सड़े को भी खाते हैं। वहाँ का तो पता नहीं किस कौन सा लोक है वहाँ पे। तो हमारे लिए वो तो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कल्पना करना भी निषेध है। पत्री सर कहते थे ऐसी चीजों के बारे में वो शब्द भी यूज नहीं करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो अगर हम भी किसी वक्त चाइना में पैदा हुए थे, कभी हम पिछले 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म पहले, अगर हमने तो पूरी दुनिया में जन्म लिया होगा ना, तो हमने भी कभी कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज हमारी चमड़ी पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या करें भाई, प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया, सर्प के दोष की वजह से आ रहा है। तो अब क्या करना है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो जीवन में, एक ही उपाय है स्पिरिचुअलिटी में, क्षमा याचना। सिर्फ क्षमा याचना ही हमें बचा सकता है, बहुत ही कड़कड़ी से, अंदर से। ऐसा नहीं है कि 10 टाइम्स लिख दो, टीचर पनिशमेंट देती है ना, पेज भर के लिख दो, हो जाएगा काम, कल तुमको माफ कर दूंगी, ऐसा नहीं है। कड़कड़ी के साथ, मन से कल्पना करो तुमने क्या किया होगा, किसी को जला दिया था, किसकी चमड़ी उधेड़ दी थी, किसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो दूसरी बीमारियों के लिए भी इसी तरह से है, ना ही बीमारी बल्कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है जिससे हमें दुख हो रहा है, उसके पीछे कोई वजह है, तो हम बस आंख मूंद के
उनसे माफी मांग सकते हैं। तो क्या कोई उपाय करना गलत है, डॉक्टर के पास जाना गलत है? तो बोले नहीं, आज के इसमें आप डॉक्टर के जाओ, देवता के पास जाओ, जैसे कुक्के सुब्रमण्यम चले जाते हैं, कोई घाटी सुब्रमण्यम चले जाता है, आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, लेकिन वो आपके सिर्फ मन को खुश करने के लिए है, और असल में आप ठीक होंगे जब आप मन से माफी मांगेंगे। जिस तरह अभी मैंने बताया उस लड़के का किडनी प्रॉब्लम, उससे उन्होंने माफी मांगने के लिए बताया कैसे माफी मांगना है, तो उसका आज ही एक ही दिन में मिरेकल हमने देखा। इस तरह से अगर कोई ये प्रयोग करता है तो जरूर शेयर कीजिए, जहां जहां आप जूम सेशन अटेंड करते हैं वहां शेयर कीजिए, ताकि ये बात सब तक पहुंचनी जरूरी है कि ध्यान से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये था बहुत ही स्पेशल न्यूज़, तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, तो थैंक यू वेरी मच। आज कोई अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे कि कल आप लोगों ने क्या किया? एक्सपीरियंस शेयरिंग। आत्मवंदन मैम, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप बोले कि तारी जी ऐसा बात है कि मैं नहीं आऊंगा, तो मैं अपना ग्रुप को बोल दिया, जैसे कि मनाली ताई रेडी थी, मनाली ताई बोले मैं बोलती हूँ, तो मनाली ताई ने जो भी सेशन लिया बहुत बढ़िया लिया, ऐसा बढ़िया लिया सेशन, सब लोग हमारे ग्रुप में जितने 25-30 लोग इधर बैठे थे, बहुत लोग खुश हो गए। वेरी गुड। यानी कि इमीडिएट जैसा बोल दिया वैसा उसने पास किया। वेरी और गुड। हमारे जो ग्रुप में है ना, वो पूछते ही है कौन है, ये नहीं होने वाला है तो मेरे को बता दो, मैं आगे करूंगा। बोले ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो हमारे सब रेडी रहते हैं सर। मैडम बहुत अच्छी बात है सर, ग्रुप के सब लोग रेडी रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप में से एक दो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, उसके बाद में मैं अपना PSSM में मेरे अपने जर्नी के बारे में 2 शब्द में आज बताना चाहूंगी। चिन्मय सर ने हैंड रेस किया है, चिन्मय जाधव। यस। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। स्पिरिचुअल टैबलेट में आपको देखते रहता हूँ, हम लोग अभी है ना, अभी एग्जाम है ना, हाँ, वो चालू है तो आपको सुनते रहते हैं, और जो भी है मिरेकल्स अच्छा, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, और अभी पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या है, सब अपने अंदर ही है। कोई भी बीमारी हो तो हमें सिखाने के लिए आते हैं या फिर कुछ बताने के लिए आते हैं, बिल्कुल। तो वो तो है ही। और अभी हम लोग ने मराठी में भी शुरू किया है, हाँ, तो मराठी भी चालू है, पर मैं अभी लेवल पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं ऑफिशियली वॉलंटियर नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो भी है सबको प्रमोट करना वो कोर्स, तो अभी कुछ 40 लोग हैं मराठी स्पिरिचुअल टैबलेट में। नाइस। अर्चना मैडम है, वो ले रही है, अच्छी बात। अर्चना पाटिल करके। तो मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, सच्ची में। आज वो सीखने के बाद तो पूरे डॉक्टर हैं हम, MBBS डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर हैं। सही बात है। मैम एक बात पूछनी थी मुझे ना, अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें ना वो एक लड़का है छोटा, वो है क्या बोलते हैं उसको, मेंटली जो, हाँ, गतिमंद या मतिमंद, ऐसा कुछ, मंदमती। हाँ, तो उसको एक घंटा सिखाना है, उसके साथ खेलना है, क्योंकि वो रिलेटिव्स के वाया आया है, तो मैंने ले लिया वो। मैं पहले था मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सब चीजों में, पर मैं बोला स्पिरिचुअल टैबलेट की वजह से कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अभी जाऊंगा, उनको दिन में सिर्फ 1 घंटा उनके साथ बिताना है, तो मैं ध्यान भी सिखाऊंगा उनको। 10 साल का लड़का रहेगा वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हो। थैंक यू। ध्यान सिखाइए, लेकिन आप क्या सीखने के लिए आपको वहां पे चूज किया गया, अपना लेसन कभी नहीं बोलना है। हम सोचते हैं कुछ सीखने के बाद हमें लगता है कि हम अब ज्ञान बांटने आ गए हैं, लेकिन मेरी समझ अब आ रही है कि हर जहां जहां हम ज्ञान बांट रहे हैं, सेम टू सेम वहां पे रिवर्स हो रहा है कि मैं भी कुछ सीखने के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं क्या सीखने के लिए यहाँ जुड़ी हूँ, वो वाला भी खिड़की खोल के रखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर ईगो बनने के बहुत इजी चांसेस हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ईगो इज द डेंजरस ईगो। मैं जो भी होता है ना, मैं पत्री जी को डेडिकेट करता हूँ, जो भी सेवा हुई ना पत्री जी आपके लिए, तो मेरे मतलब ट्राई करता हूँ कि ईगो ना बिल्डअप हो।
नहीं नहीं, ज्यादा अवेयरनेस में रहने की जरूरत नहीं है, बट बी अवेयर, दैट्स ऑल। मैम ऐसे ये बोलना भी नहीं है मुझे नहीं एग्जाम्पल रहना, मुझे नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना है। ठीक है, जस्ट क्या बोलते हैं, कीप ऑलवेज हैव द ग्लासेस ऑन। आप अपने हमेशा चश्मा लगा के रखिए बस, कि हमेशा ध्यान रखना है, अवेयरनेस में रहना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, जो हमेशा बोलता रहता है, उस तरह का नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे ईगो नहीं चाहिए, वो ईगो नहीं चाहिए। नहीं, ईगो भी चाहिए, कहीं कहीं पर वो काम करता है, उसकी जरूरत भी होती है ना, उसकी भी जरूरत है। बिना ईगो के भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब ईगो आएगा तो वो कॉन्फिडेंस आता है। तो एक यस। एक डेंजर वाला लाइन होता है ना, उसको मेंटेन करने का जरूरत है बस। ऑल द बेस्ट। अटकट वर्ग 1%। यस, सही बात। वेरी मनाली नाइस। वाले बात करना चाहते हैं। जी मनाली जी बोलिए। काहीतरी बोलतायत, तारी सर काहीतरी बोलतायत बघा. तुम्ही तुमच्यासाठीच बोलतात ते. नाही बोला, नाही, मी विषय घेतला होता की चिन्मय सरांचा एक्झाम्पल, की आपण स्वतःला असं म्हणायचं की मी पत्री सर आहे, मी स्वतः पत्री सर आहे त्या क्षणापुरता, आणि पत्री सर बोलतात एवढंच मनातून बोलायचं आणि हे करायचं, तिथून बाहेर पडलं मी तारी होत. ये सब्जेक्ट लेना जरूरी बहुत है, मेरे को ऐसा ये होता है. आप क्या सलाह दे सकते हैं? नहीं, Sorry, ma'am. सही बोला आपने, सही बोला। क्योंकि अभी हम इस झंझट में ना फंसे तो अच्छा है, इसलिए जो कर रहे हैं पत्री सर कर रहे हैं। पत्री सर कर रहे हैं। और जो अभी मैं बता रही थी सर के बारे में, शिव प्रसाद सर का जो सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो वो सर के बहुत करीब रह चुके हैं, तो उनके जो संगत में रह के उनकी क्वालिटीज को जब बता रहे हैं, और उन्होंने एक ही बात कही है कि क्यों मैं बता रहा हूं, आप बस ये देखो कि पत्री सर कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे विचार रखते थे, तो आप भी पत्री सर बन जाओगे। उनके तरह का सोच रखना, लेकिन कैसी सोच, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। तो एक ऐसे मास्टर जो उनके साथ हमेशा रहे हैं, वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो अगर मैं एक एक्सपीरियंस उनका मैं बताऊंगी, ठीक है, तो मजा आएगा। एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि वो सर के साथ वियतनाम गए थे, शायद आप लोग भी थे उसमें, आ गए थे। गोपाल सर आप थे क्या उस समय, वियतनाम की जो बात हुई? मैं था। हाँ, तो जब वो वियतनाम गए थे पत्री सर, तब शिव प्रसाद सर भी उनके साथ गए। तो फ्लाइट से जब गए तो उनको कोई रिसीव करने वाला था, और हम सब जानते हैं वियतनाम इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस वाले का रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये लोग वहां पहुंचे और उनको वहां पे कोई लोकल मास्टर उनको लेके जाने वाले थे अपने घर, और वहां बताना जरूरी होता है कि किसके घर आए हो। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने फोन मिलाया, लेकिन वहां पे वो कोई फोन नहीं उठा रहा है, फोन बंद है, ऑफ है, स्विच ऑफ है। तो वो एयरपोर्ट वाले बोले कि आपको फिर तो वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा समय देंगे, हम आपको यहाँ रुकने का परमिशन नहीं देंगे। इतना ही बोला। पत्री सर ने क्या किया, अब ये 2-3 लोग गए होंगे शायद, या 2 ही गए थे, वो नहीं बताया। पत्री सर पीछे चले गए, कुर्सी पे जाके बैठ के बैग में से एक बुक निकाला और लिखना शुरू कर दिया। और ये जो सर गए थे, ये अपना माथा फोड़ रहे हैं, यहाँ भाग, फोन कर, कोई नहीं आ रहा लेके जाने के लिए, क्या करना है। आधे घंटे के बाद बार बार पुलिस आके बोल रही है कि क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग, वाई आर वेटिंग, या तो जिसके घर आए हो वहां जाओ, नहीं तो वापस अपने देश जाओ। तो वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। $30 दे के उन्होंने वीसा परचेज कर लिया, और कॉल करने से वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, वापस जाने के लिए 10 दिन बाद के टिकट बने हैं। तो इतना वो परेशान होके ये कर रहे हैं, और पत्री सर अपना बुक लिख रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे कि क्या हुआ, फिर क्या बोला। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, इधर क्या हुआ, ऐसे पूछते ही रहते हैं। जो काम कर रहा है उसको बार बार पूछेंगे, अब क्या हुआ। और पत्री सर कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। करते 1 बजे पहुंचे थे, शाम के 4 बजने लग गए। और बाद में तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, बोली नहीं, आधा घंटे का टाइम है, इसके बाद नहीं तो इनका ब्रेक जर्नी हुआ था एक और जगह से, बाद में इंडिया से उस जगह पे जाके, आई डोंट नो, इंडोनेशिया या कुछ ऐसा था, फिलीपींस या इंडोनेशिया, फिर वहां से वो गए थे वियतनाम। तो वो बोले इंडिया नहीं जा सकते हो, तुमको हम वापस भेजेंगे फिलीपींस, हम भेजते हैं, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुमको इधर नहीं रखेंगे। तो ये सर को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और इसी बीच अच्छा हुआ, जिनके घर आए थे वो भाग के आई, वो लेडी
वो सॉरी 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 करने लगी। और उनके आने से पहले ये जाके पत्री सर को बोल रहे हैं कि क्या लेडी है यार, हमको बुलाया और कितना भूल के बैठ गई, मोबाइल भी ऑफ कर लिया, ये कोई तरीका है? आप तो इतने बड़े मास्टर हो, इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो सर ये पूरी बात बोलने भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे नहीं बोलना ऐसा कुछ भी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब ऐसे कोई घटना घटती है इसके पीछे क्या हमारा फायदा है ये देखो। मैं 3 महीने से ये बुक कंप्लीट करने की सोच रहा था और ये बुक कंप्लीट नहीं हो रही थी। मुझे इतना टाइम मिला, मैंने बैठ के बुक कंप्लीट किया, इसमें फायदा ही हुआ ना। घर जाते तो बैठ के फिर बातें ही होती। बोले इसलिए ऐसा नहीं बोलना। फिर वो लेडी आई, वो भी बोलने लगी सॉरी सर सॉरी सर। बोले नो, तुम बोलो क्या कर रही थी? मेडिटेशन कर रही थी? क्या था एक्सपीरियंस, क्या किया, क्या हुआ, कौन सा सेशन था, उसके बारे में बात करो, ये नहीं बोलना है। तो इस तरह से वो विचार में वो एक पल, एक क्षण के लिए भी ऐसे गलत विचार आने ही नहीं देते थे। हर पल उनकी तरह हम सोच पाए, ये हमें ऐसे वाली एपिसोड सुन के हमें अपने आप को बदलना है कि एक पल भी कोई हमको वेट करने के लिए बोल देता है तो हम उसका पूरा चीर फाड़ कर देते हैं कि कितने देर से वेट कर रहे थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ, फोन करके नहीं बता सकते थे क्या? और उनको पूरे दिन ना खाने को मिला, ब्रश करने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, बैठने के लिए कोई कंफर्ट सीट भी नहीं था, एयरपोर्ट वाला सीट था। इस तरह से पत्री सर के इतने एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए, वो देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं इतने बड़े संस्था का एक फाउंडर हूँ, एक बहुत बड़ा योगी हूँ, ऐसा मास्टर हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करो। वो कभी भी स्पेशल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक बार एक सेशन में चेयर लगी हुई थी ओनली सर के लिए, अलग टाइप का एक जैसे अच्छा वाला चेयर लगा था। गुस्सा किया उन्होंने स्टेज पर से, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। वो तो गुस्से वाले थे ना, उसको उठा के ऐसे पीछे कर दिया और साइड का चेयर ऐसे खींच के बैठ गए। वही गुण मैंने मोदी सर में देखा। मोदी सर ने भी एक जगह पे ऐसे ही किया था। जब सारे लोग बैठे थे और उनके लिए अलग कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटा के फेंक दिया और बच्चों के साथ था वो प्रोग्राम, जाके बच्चों के साथ बैठे और बोले आओ मेरे पास आके बैठो। ये महान व्यक्तियों के महान गुण होते हैं। तो पत्री सर के इस तरह के अनुभव हमें सच में हम तक पहुंचने चाहिए फ्रेंड्स। और जब तक उनके साथी हैं हमें और ज्ञान उनसे ये सब अनुभव लेने चाहिए। तो मैं बार बार आके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं जो भी गैदर करूंगी न्यूज़ इस तरह के। एक और बता देती हूँ, उनके इसी एक बात में एक बात और बताई थी कि कभी वो आंध्रा के कोई वेस्ट गोदावरी जिला में गए थे। तो वहाँ पे एक सेशन अरेंज हुआ था जहाँ पे 200-300 लोगों का सेशन था। तो पत्री सर गए यहाँ से, सेशन किया। तो देखिए उस एज में उन ट्रैवल करना, फिर जाते ही क्लास करना कितना हेक्टिक होता है। फिर उन्होंने सेशन किया और सबसे मिलते भी हैं, वो सबसे हाथ मिलाना बताते हैं। जब सर हाथ मिलाते हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा कर्मा लेते हैं। तो जब आप किसी का कर्मा लेते हो तो उनके बॉडी में इतना पेन होता था कि बता नहीं सकते। फिर भी वो अपना वो ड्यूटी की तरह सब करते। और उस वक्त, ये बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त वो किसी डॉक्टर के यहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया था ये सब। तो शाम को जब प्रोग्राम खत्म हुआ घर वापस गए तो डॉक्टर अपने साथ ले गए, लेकिन उन्होंने उनके रुकने के लिए अपना क्लिनिक दिया कि क्लिनिक में आप सो जाओ। तो आपको पता है क्लिनिक में क्या होता है, एक पेशेंट का बेड होता है। तो पेशेंट के बेड, और वो भी कुछ साल पहले की बात है, तो वो ग्रीन कलर का रबर वाला उसके ऊपर बिछाया होता है और ग्रीन कलर का पिल्लो, ग्रीन कलर का ही बेडशीट। तो सर को उन्होंने वही दिया। तो शिव प्रसाद सर को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि सर कितने थके हुए हैं, उनको कोई सही सा कोई इंतज़ाम होता, लेकिन सर तो बोलने ही नहीं देते थे। बोले कुछ नहीं बोलना है, और थक के सोने लगे। तो फिर उनको थोड़ा ऊंचा पिल्लो पसंद है, तो शिव प्रसाद सर ने अपने कपड़ों से एक पिल्लो जैसे बना के एक बैग में डाल के उनको पिल्लो दिया। और फिर इस तरह से रात बीती। और जब सुबह उठे तो पूरा बॉडी पेन हो रहा है इनका, लेकिन सुबह उठते ही पत्री सर फिर हमेशा की तरह हंसमुख, और जैसे ही ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे उसको छोड़ के वो बोल रहे कल का सेशन तो कितना अच्छा हुआ ना, कितने लोग आए थे ना, कितना अच्छा अच्छा अनुभव बताया ना,
मतलब एक पल को भी वो रिमाइंड नहीं करना चाहते थे कि कल रात कैसे बीती या कोई फैसिलिटी नहीं हुई। उसके ऐसे विषयों की चर्चा वो बिल्कुल नहीं करते थे। वो कहते थे मैं जिस काम से आया हूं मुझे सिर्फ उस वही काम दिखता है। जैसे अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख दिखती है ना, बस उतना ही कि खाने को मिला नहीं मिला, सोने को अच्छा मिला नहीं मिला, मेरे को अच्छे से आओ भगत किया नहीं किया नहीं देखना है। मैं सेशन करने आया, मेरा सेशन अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी बात, अगला सेशन कहाँ करना है, बस इसके अलावा कोई विचार नहीं। लेकिन बाद में सर ने बताया मुझे, हमारी बात उसके बाद भी कॉल करके वो करने लगे कि आज सर की बातें करते करते आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने फिर थोड़ी देर मेरे से बात की। बोलने लगे कि आज भी वो डॉक्टर आज भी पछताता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा गलत काम मैंने जो किया, मैं अभी सुधार भी नहीं सकता उसको, कि उसके बाद मैं सर को चाहे एक सोने के बेड पे भी सुला दूं, लेकिन एक रात मैंने उनको ऐसे सोने दिया, वो उनके मन में बहुत ही खटकता है। और सर इस कहते थे कि मैं अपने एक संकल्प से काम कर रहा हूं, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी किसी जगह पे जाने के लिए क्या होता था कि रात के लास्ट बस में बैठते थे वो, तो पास का प्रदेश है तो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तो बताया कि 10 से 10:30 बजे एक जगह बैठे और जब पहुंचे तो वो 3 बजे अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। तो अब 3 बजे जाके किसका घर खटखटाएंगे वो? तो बोलते थे 3 बजे तो कितने अच्छे नींद में होता है इंसान। तो जब ये सर गए और दरवाजा खटखटाने लगे शिव प्रसाद सर, बोले नहीं जगाना, जो सो रहा है इसको कभी नहीं जगाना, जब वो जग जाएंगे तब अंदर जाएंगे ना, क्यों चिंता करना। तो अपना बैग लेके उन्होंने एक साइड में रखा और मोहल्लों में घूमने लगे, वॉकिंग, सुबह के 3 बजे वॉकिंग। तो उस प्रदेश में प्रहरी होती थी, जो सुबह के 5 बजे वो भजन कीर्तन करते हुए प्रहरी जाते हैं ना, तो वो आते, उस समय पे चाय बिकने लगती, तो उनसे चाय लेके चाय पी के वेट करते कि घर वाले कब उठ के आंगन में पानी छिड़क के रंगोली बनाने बाहर आएंगे, तब सूटकेस लेके उनके सामने जाते। और ये नहीं बताया किसी को कभी भी कि मैं पहले ही आया था, इतनी देर तक मैं वॉकिंग कर रहा था, मैं तो चाय पी के टाइम पास कर रहा था। वो पूछते सर अभी आए? बोलते हाँ जस्ट अभी आ रहे हैं हम। अरे सर अभी तो कोई बस ही नहीं है, आप कैसे आए? नहीं थी, हमें मिल गई, हम आ गए। मतलब बिल्कुल नहीं बताते कि हम 3 बजे आए हैं और 3 बजे से हम बाहर ठंड में चहल कदमी कर रहे हैं। तो इनसे भी बोलते कभी किसी को नहीं बताना कि किन तकलीफों से, उस समय के बसेस भी किस तरह के बस होते। बोलते बस में ना बैठ पाते, कमर का दर्द, ना सो पाते क्योंकि ऑड टाइमिंग, जल्दी उठना है। लेकिन कभी शिकायत कभी नहीं करना, शिकायत भी नहीं, चर्चा भी नहीं करना। हम लोग कभी किसी की शादी में जाते हैं, बेचारे वो हमारे लिए वहां पे कोई भी फैसिलिटी करने दो, जो आने के टाइम में प्रॉब्लम हुआ ना ट्रेन में, हम उसको जाके सबको सुनाते बैठते हैं। अरे ट्रेन में ना सीट नहीं मिला, गद्दा ऐसा था, एसी कंपार्टमेंट होने के बावजूद भी वहां पे एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। कितना कंप्लेनिंग नेचर है हम में। मैंने सर की ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज्ञान मिला है, और जरूर हम सब जिन ने सुना है, मेरे को पता है आप लोग भी इसे अपने दिल में उतार के अपने लाइफ में भी उतारेंगे कि आज के बाद हम किसी भी विषय पर बिल्कुल 1% का भी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आज का लेसन ये रहा पत्री सर के थ्रू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू पत्री जी ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमें नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। यस, कोई और बोलने के लिए हाथ उठाया था, बोलिए आप। मनाली राणे बोल रही, मनाली राणे बोलिए। राणे मैडम। हाँ मैडम, आत्मवंदन। अपने अभी मैंने तब थोड़ा 7 मिनट लेट ज्वाइन किया ना, तो आप डायलिसिस का कुछ बोल रहे थे, वो क्या है? ये मैं पूरा बोलूंगी तो फिर और टाइम लग जाएगा। एक्चुअली एक बच्चे का किडनी फेल हो गया है, उसका डायलिसिस होने वाला था और किडनी ट्रांसप्लांट करना ही है ऐसा डॉक्टर ने बोला। लेकिन सर का सेशन अटेंड करने के बाद सर ने कुछ एक्सरसाइज बताए और विचार शुद्धि किया उसका। तो कल रात सेशन में हुआ और आज 5 बजे मैसेज आया कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अभी आपको डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो एडमिट था 2-4 दिन से, और शायद आगे चल के उसका ट्रांसप्लांटेशन भी रुक सकता है क्योंकि मेरा हस्बैंड का डायलिसिस चालू है, इसके लिए मैं बात कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन
मैं सर का नंबर है, गोपाल त्रि सर को मैंने दे रखा है नंबर, एक बार और भेजूंगी, डायरेक्ट बात करो। सर ने उनको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी सब्जी कैसे बनाना है, सब बताएं उनके मम्मी को। ओके ओके ओके, उन्होंने बोला कि Thank मैं you. बताऊंगा, आप उसको फॉलो करो। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। शायद ये आपके लिए ही था, इसलिए आज हमने ये हाँ। डिस्कस किया। और चिन्मय अभी है ना, चिन्मय गांव में है कोकण में, वो कल में मुझे फोन आया था चिन्मय का। वो बोल रहा था गांव में मैडम आप आ सकते हैं क्या, हम लोग एक पिरामिड के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गई, ऐसा जैसा अचानक बोला। तो गांव में है अभी चिन्मय, अभी दिखा था चिन्मय। हाँ हाँ, अभी भी दिख रहे हैं कैमरा हाँ। में है। ओके, अच्छी बात है। क्या वो उसका ये भी है, उधर पिरामिड, लेकिन चालू नहीं है, उसके गांव में है पिरामिड। वो जो चालू है। मनली मैम का सपना है क्या कि कोकण में एक पिरामिड तो कम से कम होना जरूरी है। बड़ा बड़ा, छोटे छोटे नहीं, एक बड़ा। 5,000 लोग बैठ सकते हैं ऐसा। बहुत सारे पिरामिड बनेंगे फ्रेंड्स, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस मास्टर को समझ में आ रहा है उसको समझ में आएगा, लेकिन बहुत 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 पिरामिड्स बनेंगे। कल एक कहीं और दूसरे सेशन में एक मास्टर ने अपने ध्यान में देखा कि गोल्डन गंगा बह रही है और इतने पिरामिड्स हैं धरती पर कि पूछो मत। यानी कि जितने घर दिखते हैं सिटी में उतने पिरामिड्स होंगे भर भर के, बड़े छोटे, पता नहीं और कितने वैरायटीज होते होंगे पिरामिड्स जो हमारी कल्पना के बाहर हैं। आगे आगे चल के बहुत सारे पिरामिड्स आएंगे। बस। थँक यू व्हेरी मच। यस, थँक यू। और दो भारती बोलतायत बघा, भारती राऊत। हो, कोकणात एक पिरॅमिड नाही, कोकणात 2 पिरॅमिड होणार, कारण मी पण तोच विचार करते. हा. अच्छी बात आहे। मी ऍक्च्युली हे लाईव्ह सेशन आज पहिल्यांदा अटेंड केलं, कारण ना टायमिंग मुळे होत नाही, आणि आज मला ते खूप आवडलं. मी अर्धवटच जॉईन केलं, पण मला ते खूप छान वाटलं. वेरी गुड, थैंक यू। मैडम एक ही क्वेश्चन है, कभी कभी ना ध्यान बहुत अच्छे से होता है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा बैठो फिर भी ना वो लिंक नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, फिर से सांसों पे आओ फिर से वो कंटिन्यू हो जाता है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। देखिए उस वक्त अगर गंदगी ज्यादा है, देखो रोज झाड़ू लगाते हैं, कम डस्ट होता है, जल्दी झाड़ू लग जाता है। किसी दिन बहुत सारा कचरा रहता है तो कोने कोने से निकालने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा कचरा भी इकट्ठा होता है। उस दिन आपके साथ क्या बीता आपको नहीं मालूम होता है, या आप किससे मिले, कौन सा खाना खाया, कहीं बाहर का खा लिया। तो ये ऑब्जर्वेशन अपना चलते रहना चाहिए, किस वजह से आज हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ, मैं किससे मिली, मैंने क्या खाया, उसको किसने बनाया था, रोड साइड खाया क्या, आज मैंने गलती से लहसुन खा लिया क्या। बहुत सारे वजह हैं, तो वजह को देखेंगे और फिर उसको कम करते जाएंगे। या और मन है, ऐसा होता ही है, बड़े बड़े ध्यानियों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छे से ही ध्यान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी महीनों तक नहीं होता है। फिर भी ध्यान करते रहना हमारा एक धर्म है। जिस तरह से सांस ले रहे हैं वैसे ध्यान करते ही रहना है। क्या हो रहा है वो हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स डिसाइड करता है ना कि क्या होना है। हाँ। और हमारे साथ हर एक बंदे के साथ 2-2 मास्टर्स होते हैं और मास्टर्स डिसाइड करते हैं। अगेन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इतने हैं फ्रेंड्स कि मेरे को और बातों से अच्छा मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताने में मजा आता है। एक बार मैं केरला गई थी, तब मैं नई आई हुई थी, जस्ट पिछली बार करताल से वापस आने के बाद इमीडिएटली जनवरी में किसी ने मुझे इन्वाइट किया था गृह प्रवेश पे। तो मैंने बोला गृह प्रवेश में कौन जाएगा, इतना दूर केरला, कोई पहचान भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतने मन से मेरे को बुलाया, बहुत बार रोज फोन कर करके, और फिर मेरे को लगा कि चांस मिल रहा है, एक मन बोल रहा है बहुत अच्छा चांस है केरला जाने का। और फिर बेटी की शादी थी फरवरी में, और फिर लग रहा है कि मैं फिर नेग्लेक्ट करूंगी, घर में किसी को बुरा लग जाएगा, बेटी को ही लग जाएगा। तो हस्बैंड ने बोला 2 दिन की बात है, तुम जाके आ जाओ। तो मुझे लगा इतना बुला रहे हैं तो मास्टर्स का कुछ तो खेल है। तो मैं वहाँ गई, वो बहुत बुजुर्ग लेडी थी, 70s की लेडी थी। उन्होंने क्या किया, गृह प्रवेश बहुत ही स्पिरिचुअल मास्टर्स की तरह ही उन्होंने बहुत सिंपल सा काम करवाया, और फिर हमें घुमाने ले गई वो आजू बाजू के जितने भी आश्रम थे वहाँ पे।
तो एक बहुत ही सुंदर आश्रम जाने का मुझे मौका मिला। समुंदर का किनारा था, तो एक दिन हम समुंदर पे गए, वहाँ पे ध्यान किया और बहुत अच्छे से वहाँ पे कनेक्टिंग हुआ। अब मैं आश्रम की बात करूंगी। नित्यानंद स्वामी के आश्रम गए हम। वो नित्यानंद स्वामी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो है ना, उसमें उनका जिक्र है, उसका उनका फोटो भी है उसमें, उनका है वो आश्रम। तो वहाँ पे 2-3 जगह है जहाँ पे स्वयं वो योगी वहाँ रहते थे। वो एक पुराना घर है, उनके लिए एक और आश्रम टाइप बनाया था, मतलब ऑफिशियल लोगों के मिलने के लिए और ध्यान करने के लिए गुफा नुमा बैठ के ध्यान करने के लिए गुफाएं बनाई हुई थी, मैन मेड गुफाएं। तो वहां जाके ध्यान करना था, उधर भी गए। और एक था कुछ पहाड़ियों में नेचुरल गुफा में जाके ध्यान करना, और वहां पे नित्यानंद स्वामी जी का एकदम लाइव मूर्ति गोल्ड का बना हुआ है वहां पे, और थोड़ा वो जंगलों में था। तो मैं तो सब जगह एकदम, उस समय तो मैं हाई में थी, जैसे मेरे को नशा हो गया था, ध्यान का नशा, पत्री सर का नशा इतना था कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखता था। मैं बस कहाँ जाना है, ध्यान करना है, प्रचार करना है, बस ऐसे मजे में रहती। लेकिन मन अकल भी थोड़ा काम करती है, तो बैक ऑफ द माइंड अलर्ट भी रहती थी कि अनजाना प्रदेश है, कोई भी बुला रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, थोड़ा अलर्ट भी रहना है। तो एक आश्रम में एक उनकी समाधि पे मैं जब बैठी तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने सबके साथ शेयर किया। तो इमीडिएटली आश्रम की देखभाल करने वाले जो एक और संत थे, उन्हें कुछ लगा, बोला नहीं उन्होंने, तो वो हमें साथ में ले गए कि आपको और अच्छा लगेगा नेचुरल गुफा में करने से। वो मुझे वहां ले गए। तो जैसे ही हम कार से उतरे, वो थोड़ा स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना था, और मैं फटाफट चढ़ती चली गई, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि ये लोग मेरे साथ हैं, आ रहे हैं, कितनी दूर पर हैं। बिल्कुल सुनसान जगह, कोई नहीं है। मैंने बोला कहाँ जाएंगे, आना ही है, सबको वहीं पे जाना है। और वो जो स्वामी जी थे वो मेरे साथ थे, वो मेरे से 2-2 बातें करते हुए आगे लेके चले गए। फिर उन्होंने दिखाया ये है गुफा। तो गुफा भी ऐसे था कि पहाड़ में चढ़ के अंदर गुफा में जाना था। तो जाने के टाइम तो अच्छा लगा, फिर एक स्टेप रखने पर मेरे दिमाग में आया, नहीं गुफा क्या है नहीं पता, कभी रियल गुफा में गए नहीं है, तो लेट ऑल द लेडीज कम। और 2-3 लेडीज थी साथ में, लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने बोला टाइम वेस्ट क्यों करना, जब यहाँ तक आ गए हैं चलो चलते हैं। तो गुफा नेचुरल गुफा है, लाइट नहीं है। तो उन्होंने मोबाइल निकाल के अपना लाइट दिखाया, तब मैं डर गई, क्योंकि गुफा, रियल गुफा पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसा बड़ा वाला नहीं था, ऐसे छोटा वाला था। मैं बोली इसके अंदर अगर सांप, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है, चूहे, ऐसा हुआ तो। और उसमें पानी निकल के आ रहा है साइड में से, अंदर दीवार से। तो मैं बोली कि ठीक है, नेचुरल गुफा। महाअवतार बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ, उनको मैंने स्मरण किया, बाबा जी जब यहाँ तक लेके आए हो तो कोई तो वजह है, तो चलते हैं। तो मैं बस 4 कदम गई, मैंने बोला चलो यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं। लेकिन वो बोल रहे नहीं, आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। उधर चलने को इतना सही जगह है, और मैं बोलूं कि और आगे जाऊंगी, इतना अंधेरा है, बैठना भी इसी गीले में है। और मैंने एकदम वाइट साड़ी, ध्यान करने जा रहे हैं ना, बहुत एक्टिंग था मेरा, वाइट कपड़े पहन के चली गई थी, और लाल मिट्टी, गीला पानी। मैं बोली कहाँ बैठूंगी मैं यहाँ पे। तो फिर भी क्या किया मैंने, वहां पे एक छोटा पत्थर मिला मेरे को, तो मैंने बोला नहीं सर मैं यहाँ बैठूंगी। वो बोले नहीं 4 कदम बस, उधर जो दिख रहा है ना उधर बैठो। मैंने बोला नहीं मैं इधर ही बैठूंगी। और वो फिर चुपचाप वापस चले गए। तो उनके जाने के बाद तो मेरे को डर लगा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा एकदम, बस 1-2 मिनट का ही था शायद। फिर मैंने बोला नहीं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आ गए हैं, बैठ भी गए हैं, जितना हो सकता है उतना हम ध्यान करेंगे। फिर मैंने मास्टर्स को बोला कि आप मेरे को गाइड करो। तो इमीडिएटली मुझे लगा जैसे मैं यहाँ गुफा में, कहीं केरला में नहीं, हिमालय की किसी गुफा में बैठी हुई हूँ, और वहां पर भी ऐसे सुरंग है, और मैं हिमालय के अंदर के सुरंग में जा रही हूँ। जिस तरह वो इतना ही लेके आए ना, तो मेरा मन वहां पे ट्रेन की तरह इतना फास्ट जा रहा है। तो मैं बोली कि अच्छा, कितना अच्छा गुफा है ये, मेरे को हिमालय तक लेके गया। एक्चुअली देखिए, ध्यान में आने के बाद, मैं तो जब भक्ति मार्ग में थी तब भी मुझे बहुत ऐसी वाली बातें पता चलती थी कि चाहे हम यहाँ के किसी एक जगह में बैठ रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कनेक्शन कई बार हिमालय तक के होते हैं। ऐसा बहुत सारे योगी ट्रैवल करते हैं आज भी, और पहले भी हुआ करते थे। आकाश मार्ग से भी ट्रैवल होता है, तो धरती मार्ग से भी रियली टनल्स हैं।
तो मैंने सोचा कि शायद इस गुफा से हिमालय तक का कुछ तो रिश्ता है, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि हिमालय तक मुझे बाबा जी ले जा रहे हैं। मैं बोली बाबा जी वहाँ पे भी थोड़ी देर ध्यान करा दो, कि कहीं तो जगह दिखा दो जहाँ मैं बैठ के ध्यान कर पाऊँ हिमालय में। तो फिर जैसे ही मैंने ऐसे सोचा तो धरती से कुछ बाहर निकलने लगा, ऐसे मिट्टी हटा हटा के जो निकलता है। तो मैं उस समय बोली कि धरती से कुछ निकले नहीं जो मुझे डराए, ऐसा कुछ ना निकल के आ जाए। तो देखिए 2 तरह का दिमाग काम करता ही है। हम इस मन से कभी भी दूर नहीं भाग सकते हैं, चाहे हमारे ध्यान की शक्ति बहुत है, लेकिन ये मन काम करता ही रहता है। इसलिए हम बार बार फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये माया का मन जो है ना बहुत स्ट्रांग है। ये बार बार वापस लेके आता है, फिर हमको निकाल के फिर जाके वो ध्यान का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मुझे ध्यान में बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने देखा तो निकल रहा है, अब निकलेगा तब निकलेगा, जैसे कि बहुत अंदर से कोई मिट्टी हटा के निकल रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि ये जो लेडीज आने वाली थी वो वहां पे आ गई, और गुफा में तो इतना भी आवाज करो आवाज आ जाता है। वो सब ध्यानी थी, केयरफुली आ रही थी, लेकिन जगह छोटा था ना, तो बाय मिस्टेक उनका हाथ मेरे को लग गया। तो मुझे लगा कि वो बोल रही हैं टाइम हो गया उठो, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं सोचती हूँ 2 मिनट बैठी हूँ और वो 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम हो गया होता है, तो लोगों को आके मेरे को उठाना पड़ता है। तो मैंने सोचा शायद टाइम हो गया, ये उठा रही हैं। लेकिन मजा भी आ रहा है, आंख खोलने का मन नहीं कर रहा कि अरे कुछ तो है, आने वाला है, अभी निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है। तो ये लोग थोड़ा बात भी फुस करके बात करने लगे। मैंने बोला चलो हो गया, चलो उठते हैं। उठ के धीरे धीरे करके निकल के बाहर आए। अभी हम गुफा से निकल ही रहे थे, मेरी वो नीचे जो बैठ के वो संत जो आए थे वो आंटी के साथ नीचे बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि सरोज मैम अभी तक नहीं आई, ऐसे वो आंटी पूछ रही। तो वो बोले कि सरोज मैम तो आज हिमालय दर्शन करके ही आएंगी। देखिए उनको कैसे मालूम कि मैं हिमालय दर्शन करके आ रही हूँ। तो वो बोले उनको, वो मेरे कान में पड़ते ही मेरे को एकदम शॉक लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई असाधारण व्यक्ति है। फिर मैं आई नीचे, मेरे को नीचे आने का मन नहीं कर रहा। मैं पूरे उस पहाड़ को हग करके, उसका पानी ऐसे निकल रहा है, उसको पूरा अपने को टच करके, बाद में ड्रेस का बिल्कुल ख्याल नहीं, मेरे को पूरा बॉडी टच करके मैं उसको ऐसे हगिंग कर रही थी। फिर उनकी बातें सुन के जब नीचे आई, फिर मैंने उनको बोला कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं सच में हिमालय में गई थी, ऐसे ऐसे हुआ, इन लोगों ने मेरे को टच किया तो मैंने सोचा टाइम हो गया और मैं उठ गई। अरे बाप रे, फिर वो लेडीज को बुरा लग गया, अरे सॉरी मैडम हमारी वजह से आपका ध्यान खराब हो गया, आप फिर से जाओ, फिर से ध्यान करो। तो मैंने बोला ये कोई टीवी चैनल है, मैं जाके फिर बैठूंगी तो वही सेम पिक्चर फिर से आएगा। मैंने बोला इट्स ओके, अनुभव मिल गया, ठीक है। लेकिन नहीं, वो छोड़ने को रेडी नहीं है। नहीं आप जाओ, नहीं तो हमें कभी हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आप जाओ, आप फिर से जाओ, आप फिर से जाओ। और मैं मना करते जा रही हूँ। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उस समय पे, तो उन संत को वो बहुत सही लगा। बोले हाँ, ध्यान का अनुभव हमारे इच्छा से नहीं होता है। तो ये बताने का आशय ये है, ताकि आप जो बोल रही थी भारती जी, उसका आंसर अब मिलेगा आपको। तब उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि हर इंसान के साथ 2 मास्टर्स होते हैं, हर योगी के साथ एस्ट्रल 2 मास्टर्स होते हैं। वो निर्धारित करते हैं कि आप कौन सी जगह पे बैठ के ध्यान करोगे। आप जब ध्यान करोगे तो आपका ध्यान अनुभव क्या होना चाहिए। अगर आपको ध्यान अनुभव होता है तो कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओ, क्या आप उसके लिए रेडी हो। ये पूरा गाइडेंस आपको आपके एस्ट्रल मास्टर्स से मिलता है। उन्होंने बताया, मैंने इस मैडम को बोला 2 कदम आगे जाओ और अच्छा होगा और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उनको मालूम है मैं किसी एक्सपीरियंस करने के लिए मेरी शक्ति है, लेकिन उनसे ज्यादा मेरे मास्टर्स को मालूम है जो मेरे साथ है। उन्होंने मना किया, मेरे मन में आके बोला नहीं तुम इधर ही बैठो। और उन्होंने कंट्रोल किया जो मैं देखने के लिए शायद रेडी नहीं थी, जो मेरे ध्यान में दिख रहा था। तो उन्होंने थ्रू किसी के मुझे टच करके मेरा ध्यान कट किया। उन्होंने नहीं किया, मास्टर्स ने किया। तो बोले जो भी होता है मास्टर्स की मर्जी से होता है। इसलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो प्लीज उन 2 मास्टर्स को इनवाइट करके उनको इंस्ट्रक्शंस भी हम दे सकते हैं कि मास्टर्स मेरा हाथ पकड़ के आगे चलिए, मुझे अच्छा अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव हो, ध्यान का अनुभव बहुत अच्छे से हो, इसमें मेरी सहायता कीजिए। तब आपको एक एक कदम आगे 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 के अनुभव होंगे। कौन से 2 मास्टर मैडम? आपके साथ होते हैं, किस नाम देखो कितने सारे मास्टर्स हैं।
आपके साथ जो मास्टर्स हैं, आप बोलोगे मेरे मास्टर्स, आपके मास्टर्स दो अलग, आपके दो अलग, उनके अलग, मेरे अलग, सबके अलग अलग मास्टर्स हैं जो हर पल आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अभी के लिए हम मास्टर्स बोल रहे हैं, आगे जब हम ध्यान में जाएंगे पता चलेगा वो मास्टर्स भी हमारे ईड़ा पिंगड़ा में ही बैठे हुए हैं। तो हमें नहीं पता वो शरीर रूप से हैं या कोई और रूप से हैं। तो क्या हुआ, ऐसे, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोलो। हाँ, ऐसे ही जैसे आपने बोला ना, मैं पिंपरी में रहती हूँ। यहाँ पे ना मोरिया गोसावी महाराज का मंदिर है, और उसके बाजू में ही एक महादेव का मंदिर है जो अराउंड 500 या 800 ईयर्स पुराना है। वहां पे आप जाओगी भी ना तो भी आपको एक एनर्जी फील होगा, और वो मंदिर किसी को बाहर से भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उस जो ओरिजिनल पुराना मंदिर है वो अंदर है, और उसको आउटर कवरिंग ना न्यू बिल्डिंग की तरह किया हुआ है। बहुत बार मेरे मन में आया कि मुझे वहां पे जाके ध्यान करना है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मुझे सपना आया या क्या हुआ पता नहीं, मैं मंदिर में गई, मैं ध्यान कर रही हूँ और किसी ने मुझे ना बाहर से बंद कर दिया। मैं डर के मारे गई ही नहीं। पागल, ऐसा मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, कभी भी। ध्यानी होने के बाद अगर थॉट भी आता है, वो आपका थॉट नहीं है, मास्टर्स आपको याद दिला रहे, चल चल, इमीडिएटली जूता पहनना चाहिए, कोई साथ में है नहीं है, निकल जाना चाहिए। मैंने इस तरह से जब अपने घर के पास के एक टेम्पल में मैं गई, तो वहां पे क्या है कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं ध्यान में बैठते ही, इवन जीव समाधि है ये भी नहीं मालूम था, और मैं जिस संत का जीव समाधि है मैं उनसे मिल के आई। और जब मैं बाहर बैठे हुए उनको बताया तो वो बता रहे हैं कि वो 5000 साल पहले का जीव समाधि है, किसी ने नहीं देखा है उनको। मैंने बोला लेकिन मेरे को ऐसे जीते जागते सामने बैठे दिखे। फिर मैंने अयप्पा पिंडी सर जो हैं उनको मैंने बताया, तो वो बोले हाँ, जब मैं भी गया था मुझे भी दिखे हैं। तो जब भी ऐसा कोई पुराना मंदिर मिले, आप अब ये वर्ड यूज मत करो, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी सबको मालूम पड़ता है कौन है। उस मास्टर से मिलो जाके, आप फिर उनके साथ बैठ के ध्यान करो, फिर उनको बोलो क्या मैसेज है, वो आपको मैसेज देंगे, क्योंकि सारे मास्टर्स वेटिंग में हैं कि बाहर के जो मास्टर्स हैं वो हमसे मैसेज लेके फिर दुनिया भर में ये मैसेज स्प्रेड करें। महाअवतार बाबा जी अभी और हमको वो एनर्जी ऐसे दे रहे हैं जिसकी वजह से आज हम जैसे सिंपल लोग भी ध्यान करके हर तरह का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही योगियों के बारे में पता चलेगा और आपको ऐसे ही नॉलेज मिलती रहेगी। लेकिन ये सोच के घर में कभी नहीं बैठना कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क मत आने दो। एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी रहो और एक्सपीरियंस आते चले जाएंगे। जब मैं यहाँ का बात बता रही थी ना, जो बात हुई और जो वो मेरे को बाद में बार बार बोल रहे थे आप जाओ फिर से गुफा में बैठो, तो मैं मना करे जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि गुफा में मत जाओ, अभी यहाँ पे मंदिर है ना, बाबा का मूर्ति सब है, नित्यानंद स्वामी जी का, इधर ही बैठ के थोड़ी देर और सब लोग ध्यान करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर हम लोग ध्यान में बैठ गए। फिर मैंने ध्यान में ही संकल्प रखा, मतलब बोला, मैं बोल के ही बैठती हूँ ध्यान में, क्योंकि क्या करना है मालूम होना चाहिए। मैंने बोला जो क्यों दिखाया आपने वो अनुभव, मुझे गुफा वाला अनुभव आज के टाइम पे बहुत अच्छे से मैच करेगा अगर जब मैं बताऊंगी तो मैंने बोला कि मुझे ये अनुभव क्यों हुआ और इसके आगे आप क्या दिखाने वाले थे, प्लीज मुझे बताइए। ऐसे करके मैं ध्यान में बैठ गई। तो इमीडिएटली मुझे मैसेज मिला कि अभी अभी देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में नहीं, यहाँ पे वो गुफा गिर गई ना, टनल गिर गई। हाँ, उत्तराखंड में ही ना। हाँ, तो जो गिर गई उसी तरह से आप लोगों को पता नहीं याद है नहीं है, थाईलैंड में एक 3 साल पहले एक कोच के साथ स्टूडेंट्स जाके एक गुफा में फंस गए थे, मैंने सुना था। हाँ, तो लेकिन वो 15 दिन तक बिना खाए पिए भी, बिकॉज वो जो उनके कोच थे वो एक जेन मास्टर थे, उनका ट्रेनिंग वहां पे बुद्धिस्ट मंक के साथ हुआ था, तो उन्होंने वो बातें उन बच्चों को सिखा के उनको, मेरा बिल्कुल हार्ट चक्र फुल वाइब्रेट हो रहा है वो सारी बातें बताते हुए। तो मुझे वो मैसेज मिला कि वो वाला सब याद आ गया मुझे कि गुफा में अंदर जाते 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 जो फंस गए और फिर वो कैसे सरवाइव किया।
तो नेक्स्ट थॉट मेरा आ रहा है कि मैं क्यों जाऊंगी भाई ऐसे वाली गुफा में जाके मैं जाके फंसूं। तो मैंने उनको बोला कि मैं क्यों करूं। मैंने बोला बाबा ये कहाँ के लिए मुझे रेडी कर रहे हो कि मुझे इस तरह कभी कोई गुफा में ले जाके मुझे फंसाने का कोई प्लान है क्या। तो मैंने जैसे ही ये बोला तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे दिखाया कि कल को तुम्हें शंबला आना है, तो शंबला आने पर तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैंने बोले शंबला मैं आऊंगी, लेकिन शंबला में तो बहुत ज्यादा एज होने के बाद ही जा सकते हैं। शंबला में सबसे छोटा जो सोल है वो 600 ईयर्स का है, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने बोला 600 ईयर्स तक मैं नहीं आ सकूंगी। तो अभी से ये प्रिपरेशन हो रहा है कि ऐसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ बाबा से। तो बाबा ने बोला नहीं, तुम 300 ईयर्स की हो जाओगी ना तब तुम शंबला आओगी। तो मेरे को तो एकदम से मेरा आंख खुल गया। मैंने बोला बाप रे, मेरे को शंबला के लिए तैयार कर रहे हो आप। तो इस तरह से हम सब कब क्या क्यों हमारी समझ में नहीं है। हमें किस लिए इतनी तैयारी की जा रही है, क्यों इतनी नॉलेज दी जा रही है, हमें से किसी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन फ्लो में जाना है, रेडी होना है, बस हम लायक हैं इसलिए हमें चूज किया गया है। तो इस तरह के अनुभव सुन के हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अनुभव शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि 1 मिनट ना मैम, 1 मिनट, मैं आपको कुछ दिखाती। दिखाओ दिखाओ। तो इस तरह से अपने मास्टर से आप कम्युनिकेट करते रहिए, क्योंकि सिर्फ हम बैठ के 2 घंटे ध्यान कर रहे हैं 45 या कल ही मैं ये बुक लेके आई होगी। अच्छा इनका ही मैं बता रही थी, इसी बुक में है वो नित्यानंद स्वामी जी का फोटो, आप देख सकते हो। एकदम ऐसे उनका बड़ा पेट वाले स्वामी जी होंगे। उनके आश्रम में गई और वहां पे मेरा ये अनुभव हुआ। ओके। और ये बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ा है, ये और हिमालयन मास्टर स्वामी रामा का, ये 2 मेरे पहले बुक रहे हैं। और मैं बताऊं आपको मेरे साथ मास्टर्स कैसे रहते हैं। देखिए अदृश्य रूप से तो रहते ही हैं, और कभी कभी आपको खुश करने के लिए आपकी आंखों के सामने भी आ जाते हैं। तो लाहिरी महाशय है ना, मुझे उनका इतना इंपॉर्टेंस कुछ नहीं पता था जब मैंने बुक पढ़ा, लेकिन उनका वो जो नाम था ना, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाहिरी महाशय। और मेरे घर के सामने एक अंकल रहते हैं, सेम टू सेम लाहिरी महाशय के जैसे। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, चाहे मेरे मानस पटल से लाहिरी महाशय का नाम नहीं आए, लेकिन उनको देखते ही स्मरण आ जाता है। तो वो चाहते होंगे कि मैं उनका स्मरण करती रहूं, उनसे जुड़ी रहूं। इस तरह से हमारे आसपास घटनाएं घटती रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल, जीजा पाटिल जी दिखा रही हैं। यस यस, इनका साक्षात ऐसा मूर्ति वहां पे बना है। इन्होंने गुफाएं बना के रखी हैं, गुफाओं में जा जा के बैठ के करना है। और जैसे ही मैं गुफा में बैठी, वो पहले मैन मेड जो गुफा है, वहां पर भी आंख बंद करते ही कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जितना बैठ सके उतना ऐसे मिट्टी का ऐसे बना के रखा था, उसके अंदर जाके हमको बैठ के ध्यान में बैठना है। और जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, इमीडिएटली जैसे कोई बच्चा होता है ना कि मम्मी क्या कर रहे हो, ऐसे स्वयं महाअवतार बाबा जी आके मेरे को ऐसे देख के बोल रहे, अच्छा ध्यान कर रही है, अच्छा हो रहा है तेरा। ऐसे मुझे महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा वहां पे कि उनका सबका प्रेजेंस आपको फील होता है। मैं एक अपना उसका वीडियो एक्सपीरियंस का एक अलग से वीडियो ही बनाना चाह रही हूँ, और सब भाषा में बना के शेयर करना चाह रही हूँ। बहुतों को मालूम नहीं है, हमारे साउथ इंडिया में इस तरह के प्रैक्टिकल नेचुरल गुफाएं बहुत हैं, जहाँ पे हम ध्यान करके उनकी एनर्जी से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कर्नाटका में भी मंगलोर के पास एक और आश्रम है जहाँ मैं जाती थी। वहां पर भी उन्होंने ऊपर आश्रम और नीचे एक अंदर जैसे जड़ निकलती है ना, वैसे उन्होंने गुफा बना रखा है। ओ माय गॉड, इतना डरती थी मैं वहां पे। 20 साल पहले गई थी साउथ में ना मलयगिरी पर्वत करके एक प्लेस है। कहते हैं कि हनुमान जी जब भी द्रोणागिरी लेके जा रहे थे, तभी उसका एक पार्ट नीचे गिर गया, जो ये मलयगिरी पर्वत है। और वहां पे बहुत सारे योगी बहुत सालों से तपश्चर्या कर रहे हैं, और वहां पे जो एनिमल्स दिखते हैं वो भी योगी है जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वाले बहुत प्लेसेस हैं मैडम, तो इनका पूरा पता करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ध्यानी लोग ग्रुप बना बना के जाते हैं। एक और तुमकुर के पास भी एक है सिद्धर बेट्टा,
यानी कि सिद्धियों का एक पहाड़, जहाँ पे हर क्षण 2000 योगी एस्ट्रल बॉडी में ध्यान करते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं। वो एक्चुअली होते हैं हिमालय में, लेकिन वो एक एक जगह पे जाके मतलब उस समय पे उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए वो यहाँ आते हैं। तो अगर आप जाओगे और आपसे उनका मिलने का मन होगा तो क्या करते हैं, वो अदृश्य जो होते हैं आपके सामने आके सदृश हो जाते हैं, यानी कि आपको ही दिखेंगे, आपके साथ कोई और होगा उसको नहीं दिखेगा। वो चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं, आप भी उनसे बात कर सकती हो। तो जब मैं पहली बार वहां गई थी सिद्दरबेट्टा, तो मेरी ओनर लेके गई थी वहां पे। तो हम गए थे, उन्होंने बोला था सब मिलके जो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई रास्ता नहीं है, ऐसे कुछ बना हुआ नहीं है। बोली 2 मिनट में आप खो जाते हो। और ये सिद्धीज जो है ना, वो उनकी एक लंबी साधना होती है, उनको भी चेले चाहिए होते हैं। तो अगर कोई प्रिपेयर्ड सोल आती है ना, तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं सीधा, आप वहां पे मिलोगे नहीं। ऐसे कुछ लोग वहां पे खो गए हैं जो आज तक नहीं मिले हैं। तो आपको सशरीर आपको ले जाएंगे हिमालयस। आपने अगर बहुत सारे बुक्स हैं फ्रेंड्स, कितनी बातों का बात करने लग जाओ ना, नॉन स्टॉप है ये तो वो कहानी किसी और से, एड्रेस बहुत है। हाँ, किसी और दिन करते हैं। कदम भी बात कर रहे हैं, मैं चाहती है। यस यस, देखिए लाइन में कितने खड़ी है। हैंड रेस होते जा रहे हैं। जरूर, तो अनुभव जरूर लीजिए, बुक्स पढ़िए, जगह पे जाइए। तो नेक्स्ट 2 मिनिट मी जरा बोलतो त्या भारती मॅमचा आभार मानतो। भारती मॅम, हाँ, खूप खूप तुम्हा सगळ्यांचा आभार आणि मॅडम स्पेशली तुमचे आभार। हाँ, सब तुमच्याशी बोलून खूप बरं वाटलं। थँक यू, सबको मौका देते हैं। हाँ जी, आणि आम्हाला भरपूर नॉलेज दिलं। 2 सेकंदात आलात पण भरपूर बोलून गेलात। बरं वाटलं तुम्हाला बघून। धन्यवाद मॅम। थँक्यू व्हेरी मच। तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद। असे देत जा आणि आम्हाला नॉलेज देत जा तुमच्याकडून। हो नक्की। मी तर अजून नवीन हल्ली 1-1.5 महिन्यापूर्वीच ध्यान चालू केलं। वा, 1-1 महिन्यापासून नाही। अहो, सरोज मॅम बरोबर तुम्ही बोलले म्हणजे किती म्हणजे जन्मापासूनचं ज्ञान आहे तुमच्याकडे। सबके पास है भाई, याद नहीं है, हम भूल गए हैं। हाँ, चलिए, याद नहीं है ये, पण बरोबर हम इतने ये कर रहे हैं, सरोज मैम से आज बात कर रहे हैं, लेकिन आप कितने सालों से आपको पता नहीं है, लेकिन बातों से मालूम पड़ता है कि आप बहुत बड़ी आत्मा है भाई, है ना सरोज मैम? यस सर, यस सर, Thank you, बिल्कुल sir. बिल्कुल सही बोला। या नेक्स्ट अमिता देखते मैम हैं। जी बोल रहे हैं। अमिता जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। देखिए, आपने तो ये इतना कुछ एक्सपीरियंस आपने बताया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं पूछूं या ना पूछूं, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम मतलब ये मुझे ना डर का बहुत ये है मैडम, मतलब पैनिक अटैक जो है ना, तो इसी वजह से मैंने मतलब बहुत सालों से मुझे आता है। फिर मैं मेडिसिन लेती हूँ, बाद में बीच में 5-6 साल अच्छे जाते हैं, फिर आता है, फिर मेडिसिन, ऐसा चालू था मेरा। तो मैंने किसी ने बोला कि मेडिटेशन से तेरा अच्छा हो जाएगा, तो मैंने मेडिटेशन ये अपना PMC हिंदी में पहले चालू किया, PSSM में। लेकिन मुझे इतने साल 1-1.5 साल में कर रही हुए मेडिटेशन, कुछ तकलीफ नहीं थी मुझे। लेकिन कल ना रात को मतलब शाम ऐसा शाम से लेकर रात तक कभी भी मुझे ये होता है, मतलब जो पैर से ऐसा झिनझिनाहट बोलते हैं ना, वैसे आता है। बाद में दिल में एकदम धड़कन, और कितने भी मेरे परिवार के लोग मेरे सामने बाजू में बैठते हैं, तो मुझे वो जो डर है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन कल मेरा वो अनुभव फिर से हो गया। और परसों हम लोग एक संडे पे लास्ट वीक संडे में श्रेयांश डागा जी के सेशन में गए थे मैडम। तो उन्होंने जो ब्रेथ वर्क कराया ना हमसे, तो सब लोग हॉल में सब चिल्लाने लगे, ऐसा जोर जोर से आवाज होने लगा ब्रेथ वर्क के बाद। और ब्रेथ वर्क मैंने भी किया चालू मैडम, मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया और मुझे डर फिर से बाहर निकलने लगा। मैं फिर डर गई, मैं अभी दौड़ कर जाऊंगी श्रेयांश डागा जी के पास, शायद मुझे नहीं करना है ये। तो मैंने वो ब्रेथ वर्क का श्वास लेने का जो स्पीड है ना, वो मैंने खुद से मतलब मैंने दबाया, वो पुनः वापस दबाया, और फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो ये जो है ना, बाहर आना चाहिए या क्या है मेरे
हर हर पेशी में वो डर बसा हुआ है या क्या है, बार बार ये मुझे परेशान कर रहा है मैडम, क्या करूं बोलो। ये सबका है क्वेश्चन। बहुतों के अंदर ये डर होता है, कोई थोड़ा स्ट्रांग होता है उसको दिखाता नहीं है। मैडम ये पैनिक अटैक, ये वो डर जो है ना अपने को नॉर्मल बताती हूँ। लगता है, नहीं है ये जो है वो अपना क्या बोले सीरोटोनिन या ऐसा कुछ है ना, वहां से और अपने स्वभाव में से आता है। डॉक्टर बोले तुम्हारे स्वभाव से ही आया है ये। मैं आपको समझाती हूँ, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, ओके। डॉक्टर्स के जो बड़े बड़े शब्द है ना, उसको सारा पोटली बांध के आग लगा दो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी मत सोचो। ये शब्द हमें डराने के लिए बहुत भयंकर भयंकर शब्द कि आपके अंदर है। नहीं नहीं, ये नॉर्मल वाला डर नहीं है, ये कुछ स्पेशल डर है। डर है मैडम। आप एक चूहा देख के भी डरते हो, उसको वो जानलेवा डर ही होता है उसके लिए। जो चूहे से या कॉकरोच से भी डर रहा है उसके लिए वो जानलेवा डर है। आपका डर अलग तरीके का है, लेकिन इंटेंसिटी वही है। जो डरता है उसी को मालूम है। तो मेरे साथ भी था, मैं भी अनजाना डर, किससे डर रहे हैं नहीं मालूम है। चूहे से डर रहे हैं, मालूम होता है कि चूहे को हटा दो तो डर चला जाएगा। कॉकरोच से डर है, कॉकरोच हटा दो डर चला जाएगा। लेकिन ये जो अनजान डर है, तो आप जो अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, मैं बोल रही थी अपने शब्दों पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो, आंसर हमारे अंदर मिल जाएगा। आप बोल रही थी इसलिए मुझे हंसी आ गई, सॉरी, लेकिन मुझे आपके ही शब्दों में आपका ही आंसर मिला। आप बोल रही थी जब मैं वो व्रतवर्क कर रही थी मेरा डर निकल के बाहर आ रहा था, मैंने उसको दबा दिया। तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है, डर आ रहा है, उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी मैं बंद करूंगी तो वो उल्टी निकलेगी नहीं, तो वो संकट वो जो होता है वो तो होता ही रहेगा। अंदर रहेगा। डर लगा तो क्या हो गया? एक्चुअली ना हम लोग किस चीज से डरते हैं मालूम है? जब डर होगा उस वक्त मेरे साथ जो होगा उसकी कल्पना से डर रहे हैं। समझ रहे हो? Yes. हमेशा डर का मतलब बहुत सुंदर तरीके से एक सेशन में मैंने ये सुना, मुझे बहुत सही लगा कि हम किसी भी चीज से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उस चीज से नहीं डरते कि टीचर डांटेगी, लेकिन जब टीचर डांटेगी सबके सामने, मेरा जो इंसल्ट होगा, उस समय पे मुझे जो अंदर से वो इमोशंस होंगे, रोना आएगा, मुझे वो पसंद नहीं है। वो फीलिंग मेरे को एक्सपीरियंस नहीं करना है, इसलिए मैं उसका लिंक कर रही हूँ टीचर के साथ कि इस टीचर के क्लास में मुझे डर लगता है। वो वाली टीचर, क्योंकि वो टीचर के क्लास में तुम होमवर्क करके नहीं जाते हो। जब होमवर्क नहीं करते हो तो वो टीचर डांटती है, और जब वो डांटती है तो 4 लोगों में जो महसूस होता है वो फीलिंग मुझे नहीं अच्छी लगती। बेइज्जती जो होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आप भी देखो, डर लगता है तो लगने दो, क्या हो जाएगा? दिल धड़कता है, धड़कने दो, क्या हो जाएगा? मर जाओगे। मरना है तो ठीक है, मर जाते हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। डर ना लगे इस सोच से ही डर डर के उस डर को और बढ़ाते हैं हम, है ना। डर ना लगे, मेरे को डर नहीं लगना, अभी शुरू हो रहा है, वो एक्चुअली आपके फिजिकली किसी और वजह से आप ठंडे पड़ रहे हो और आपको लगता है अरे अभी शुरू हो गया मेरा पैनिक अटैक। इसको देखो इतना सुंदर नाम देके, नहीं मुझे ना पैनिक अटैक होता है, ऐसे बोलो जैसे मेरे 9 लक्का का हार है। ऐसे हम उसको बहुत गहने की तरह सजा सजा के बोलते हैं। ये शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दो, आपको कोई पैनिक अटैक नहीं है, ठीक है। और जो है तो क्या है, आप पूछोगे ठीक है नहीं है पैनिक अटैक, तो आप बताओ मेरे को ऐसा क्यों होता है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो ऐसा है, जब हम पिछले जन्म में हम जब मर रहे होते हैं, मौत को बहुत लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करते। वो चाहते हैं कि अभी मेरा बेटा आने दो, मेरे को और जीना है, उसका मुंह देख के ही मरूंगा, अब मेरी सांस ना निकल जाए, मेरी बेटी जब तक नहीं आएगी, अरे फ्लाइट से आ गई, ऑटो से आ रही है, भगवान 2 सांस और, जब तक बेटी का मुंह ना देखो ना मरो। तो वो जो मरने का जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं पिछले जन्म में, और पता भी है कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बेटी आए नहीं आए, जिस टाइम में मरना है उस टाइम में ही मरना है, वो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है और फिर हमारी डेथ उस तरह से हो जाती है, तो वो अगले जन्म में वो इमोशंस कैरी होती है, और अनजाना डर वो बनाता है ये पैनिक अटैक। तो आप ध्यान में, मैं बताती हूँ, देखो आपको एक बहुत सुंदर तरीका है, ध्यान में जाएंगे फिर हम। आप ध्यान में बैठ के आप देखो कि मुझे ये डर क्यों होता है। आप मास्टर से बोलो मुझे इसका वजह पता करना है। आपका अपना खुद का एनर्जी काफी नहीं है तो आप ग्रुप सेशन में जरूर अटेंड करो, बातें मत सुनो। जैसे ही सेशन होता है शुरू,
सारे योगी हैं यहाँ पे, सबकी एनर्जी से यहाँ पे एकदम फुल एनर्जी। ऐसा विचार लाओ, यहाँ पे महान योगी बैठे हैं। मुझे इन शब्दों के जाल में पढ़ के ये ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अपने अंदर जाना है। जैसे ही सेशन शुरू हुआ 6 o'clock ऑन किया, ध्यान में बैठ गए। मत सुनो, टोपी लगाओ, अपना पिरामिड है और मास्टर से बोलो मुझे पता करना है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे दिखाइए, मुझे बताइए। और ये बहुत सारी एनर्जी मिलने पर आपको वो उसका आंसर मिल ही जाएगा आपके ध्यान में ही। जैसे मैं अपना बताती हूँ, देखो पहले दिन जो मैंने ध्यान किया, प्रेमनाथ सर का फ़ोन पे मेरा मुलाकात हुआ। सर अपना, हम लोग तो ऐसा ही है ना, मेरे को ये, मेरे को वो है, मेरे ये वो, बात करने से शुरू करने से, मैडम क्लोज योर आइज एंड सिट फॉर ध्यान। मैंने बोला सर घर में मेहमान बैठे हैं, तो क्या हुआ? सर बहुत आवाज आ रही है, तो क्या हुआ? तेलुगु में बात करते हो, सो व्हाट, ఏమైంది, कल मुझको కూర్చో। तो फिर मैंने, मेरी फ्रेंड भी थी, मैंने बोला तू जरा देख ले, इतने बड़े सर को मैं मना भी करूं तो कैसे करूं, जो खुद से मेरे को कॉल में मिल गए। क्योंकि मुझे उसी समय नंबर मिला और मैंने मूर्खता में, या भगवान का मूर्खता तो नहीं बोलूंगी मैं, बहुत अच्छी बात थी, इतने मेहमान होने के बावजूद मैंने वो नंबर मिला दिया। और जैसे ही नंबर मिलाया तो एक लेडी का नंबर था वो, जो उनके साथ में जा रही थी उस वक्त। तो मैंने बोला मैडम मेरे को ना वो उस दिन ध्यान सिखाने आए थे ना, वो प्रेमनाथ सर, उनका नाम भी नहीं मालूम था मुझे उनसे मिलना है, उन्होंने ध्यान बहुत अच्छा सिखाया था और मेरा मन कर रहा है कि मैं उनसे और ध्यान सीखूं। उन्होंने फ़ोन दे दिया प्रेमनाथ सर को, बोली यहीं पे बैठे हैं, बात कर लो, हम कार में जा रहे हैं उनके साथ। मैं बोली इमीडिएटली बात कर लो, क्या बात करूं मैं? तो मैं सरोज हूँ, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ध्यान लोग कुछ कल मुझको माँ। और मैं बताती हूँ आपको, उसी दिन पहली बार ध्यान में बैठी और 4 जन्म या 5 जन्म मैंने देख लिए। उनकी एनर्जी वैसी है, वो तो महान एकदम कितने ही सालों का कर रहे हैं और वो बहुत हाई एनर्जी वाले हैं। तो उनके साथ जब जब मैंने ध्यान किया है, मैं कितने जन्म देखे गिनती नहीं है। उसमें एक जन्म में मैं चाइना में पैदा हुई थी और मैंने देखा मेरे को कोई पसंद नहीं कर रहा है, मतलब कोई तो राजसी दुश्मनी ऐसा कुछ है। मैं उस समय की राजकुमारी कुछ थी चाइना की, तो मुझे उन्होंने कैद करके किसी खंडर में डाल दिया और मैं डर गई। मैंने सब उस ध्यान को वहीं पे छोड़ दिया और बाकी के बहुत सारे जन्म थे, मैं उसका नहीं बताऊंगी अभी। तो नेक्स्ट फिर 15-20 दिन बाद फिर कभी ध्यान में बैठने का मिला उनके साथ ही, वो कंटिन्यू हुआ इधर कि मैं ध्यान बैठते ही मेरे को लग रहा है मैं बोट में जा रही हूँ। मैंने बोला सर मैं बोट में जा रही हूँ। बोले हाँ देखो और क्या हो रहा है, देखो और क्या हो रहा है, देखो। फिर मैंने बोला कि शिकारा लग रहा है, तो मेरे को लगता है मैं कश्मीर में हूँ। बोले अच्छी बात है, देखो। फिर जैसे हम शिकारा में जा रहे हैं, बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पानी में देखते हैं। तो जैसे मैंने पानी में देखा एक लाश, और देखते ही पता चल रहा है, मैंने बोला सर लाश। बोले किसका है, देखो। वो देखा तो वो चाइना में जो लेडी को देखा था, जो मैं थी, उसकी लाश पड़ी है, पूरा वो चाइनीज ड्रेस में। पूरा ऐसे मेरे को कनेक्शन हो गया कि वो मैं ही हूं। तो मैंने बोला मेरी लाश। और फिर मैं सर को बोल रही हूँ क्या सर ध्यान सिखाओ बोलने पर आप ये क्या सिखा रहे हो, कभी वो जन्म देखा, ये जन्म। मेरे को क्या करना है कि मैं किस जन्म में क्या थी, क्या हुआ, मेरे को कोई नहीं है इंटरेस्ट है। मेरे को ध्यान में मुझे लगा कि मैं कोई भगवान देखूंगी, कुछ नया सीखूंगी, ऐसा मैं सोच के ध्यान में जुड़ रही हूँ। मैंने बोला ये सब क्या है सर, क्या फायदा, क्यों देखूं मैं कि कब मरी थी। सर बोले कि नहीं वो तुम ही हो, तो बार बार उस सीन को रिपीट करो कि तुम जिंदा थी, कैसे मरी। अगर खुद से छलांग मार के सुसाइड किया तो वो देखो, या किसी ने तुमको मार के पानी में फेंका है तो वो देखो। मैंने बोला नहीं देख रही मैं, मेरे को नहीं देखना, मेरे को किसने मारा, क्या फायदा है। फिर बोले अच्छा ठीक है नहीं देखना है, तो फायदा बताया उन्होंने। बोला क्या तुमको पानी से डर लगता है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं लगता, मैं पानी से क्यों डरूंगी, मेरे को बल्कि पानी इतना अच्छा लगता है कि मेरे को ध्यान में बैठते मेरे को समंदर, बड़ा बड़ा पानी का ऐसे आता है, मेरे को बहुत पसंद है पानी। मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन समुद्र में जाऊंगी तो यहां तक पानी में चली जाऊंगी, मरने का डर नहीं है मेरे को। और मैं ऐसे बोल रही हूं ये सारी बातें सर को, इमीडिएटली बैक ऑफ द माइंड याद आया, बचपन से पानी से मैं इतना डरी थी कि नहाने के पानी में बकेट में अगर मग्गा नीचे रह जाता है कभी कभी नल खोलने से, पहले तो हम लोग मिलिट्री में थे ना, तो पूरा वो लोहे का बकेट, बड़े बड़े बकेट होते थे, मैं पानी में हाथ डाल के मग नहीं उठा सकती थी, इतना डर लगता था मेरे को। कभी कभी ऐसे ऐसे पानी डाल के नहा के निकल के आ जाती थी, या फिर पूरा पानी नीचे गिरा के फिर मग निकाल के फिर नल चालू करना।
और तब तो हम हैंडपंप से पानी लाते थे, मुझे ही खुद लाना पड़ता था, इतना पानी वेस्ट कर दूंगी तो मेरे को फिर नहाने को नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसे ऐसे करके नहा के आती थी। सारी बात याद आ गई। लकीली मेरा वो डर खत्म हो गया। अगर वो डर अभी भी रहा होता, तब ये ध्यान में जो मैंने देखा उसी का थेरेपी करके मेरे अंदर का वो डर, बार बार पानी में कूदो निकलो, पानी में कूदो निकलो, क्यों मरे, कैसे मरे, एक बार देख लेते हैं ना, वो डर निकल जाता है। तो अब मुझे समझ में आया कि ध्यान किस तरह से हमारे इन रोगों को ठीक करता है। तो आपके अंदर भी डर जो बैठा है, क्यों बैठा है, तो आपको ध्यान में ही आपका डर आपके सामने आएगा। तो बार बार आप पूछोगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके सामना करोगे तो डर निकल जाएगा। आप खुद से नहीं कर सकते हो, कोई बहुत आपके इस पे ग्रुप में मास्टर हैं, पर्सनली उनके साथ बैठ के ध्यान कीजिए और ग्रुप मेडिटेशन करो, हाथ पकड़ के बैठो, ग्रुप मेडिटेशन करो और ध्यान में बैठो। मैं बेट लगाऊंगी 1 ही हफ्ते में आपका ये डर भाग जाएगा। आप खुद हंसोगे कि मैं कैसे डर रही थी। हाँ, मैं स्पिरिचुअल टैबलेट में भी अभी स्पिरिचुअल टैबलेट भी सीख रही हूँ, उसमें भी मुझे इसका आंसर मिल जाएगा ना? बिल्कुल, आप उनसे ही बात करो, काउंसलिंग कर देंगे आपकी वो। आपने अभी जिक्र किया ना आपका बचपन का, अभी मुझे याद है, मतलब मुझे उसी ने समझा कि मैं बचपन में ना बहुत रोती थी। क्यों? मैं मरूंगी ये विचार से, बचपन में मरने का डर मुझे बचपन से है मैडम। हाँ, वो बहुत रोती थी, मुझे लगता है वही मुझे आया है। पिछले जन्म में आपको जबरदस्ती मारा होगा, गला घोट के मारा है, दबा के मारा है, जिंदा को कोई मिट्टी में गाड़ के मारते थे पहले, कितने क्रूएल करते थे ना ऐसे सब। एक मुझे ध्यान में दिखा था थोड़ा लाइट ऐसा कि बाहर गांव का एक बच्चा ऐसा वाइट, बाहर गांव का लड़का है और वो पानी में डूब के मर गया। वो ध्यान में देखा मैंने, लेकिन तभी मुझे मालूम नहीं था कि ये आंसर मेरा है। देख लो सर, मेरा कल इधर ही हो गया, आंसर इधर ही मिल गया। मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात सही है कि उसको ऐसा ही किया था गए जन्म में, क्या इसकी वजह से वो डर बैठ गया है। और उन्होंने ही सोल्यूशन बताया, अमिता जी ने, जो शहर जागा की इधर गई थी। तो कोई नहीं बताएगा, आपको ही मालूम पड़ेगा, कोई डॉक्टर नहीं है इधर, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, उसका टाइम था, लेकिन उसने खुद ने दबाया उसको। यस, क्या जो कि वो डर, अभी फिर से उसको ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा उनके साथ बैठ के। इधर शहर जाके के पास साथ बैठ के ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो निकल जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी काफी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा हेल्प लेना है। ग्रुप में, वही ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो सब ग्रुप में मैं भी था ना उधर ही। अच्छा, मेरे को डर नहीं, मैं उनके साथ ही एंजॉय कर रहा था। ओके, तो ट्राई कीजिए, ध्यान से कीजिए, ब्रेथ वर्क से कीजिए। आप, वो चॉइस आपकी है, जरूरी नहीं है ऐसा ही करो वैसा ही करो, कुछ भी नहीं है। आज ही आप ध्यान में बैठ के कहीं मत जाओ, आज ही रात आपका पूरा वो कर्म विमोचन हो जाएगा जिस कर्मा की वजह से आज आप इतने सालों से डर रहे थे। लेकिन जो दिख रहा है वो आपका ही आंसर है, इस पे ध्यान रखना। पानी में जो डूबा था वो बच्चा आप ही थी, पिछले जन्म में कोई लड़का थी। आप बचपन में पानी में नेग्लिजेंस से डूब गई या कुछ होके डूब, कुछ तो हुआ है, लेकिन फिर उसको स्वीकार करो कि वो होना था, हो गया। अब क्यों डरो, अब तो इतनी अच्छी लाइफ मिली है फिर से जीने के लिए। तक नहीं आएगा। थैंक्स बोलो। हाँ, मुझे मालूम नहीं था मैडम, ओके, तब मुझे पता नहीं था कि ये जन्म हम लोग देखते हैं और ये मेरा ही है। बिल्कुल, मुझे पता नहीं था तब, मैं मतलब नहीं थी ध्यान। मास्टर्स को थैंक यू बोलिए कि ज्ञान, हमें भी ज्ञान मिल रहा है कि हम ज्ञान बांट सके, और आपको भी ज्ञान मिल रहा है कि अपना इलाज खुद कर सके। कोई टैबलेट लेना आज के बाद से एक भी टैबलेट नहीं लेना, नो टैबलेट। यस, ओके, चलिए लास्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक बात बताती हूँ। आप मैडम, आपने बताया था कि अभी एक समाधि है, समाधि के ऊपर हम लोग जाते हैं तो अंदर का सब मेरे साथ आके ध्यान करता है। ये मेरे को बहुत अच्छा अनुभव आया था। गए साल हम लोग हैदराबाद में गए थे, पत्री जी का वो है ना समाधि स्थल, उधर गए थे। हाँ, और ये सब लोग आगे आगे जाते थे, मैं उधर ही बैठती थी। रोज रोज सुबह मैं जाके उधर बैठती थी और बाद में थोड़ी देर टाइम आगे जाती थी बाहर एग्जाम के लिए। तो रोज बोलते थे मुझे, पहले दिन गई तो बोले बाहर आए, एकदम
मालूम ही नहीं है पत्री जी अंदर अंदर समाधि है अंदर नहीं है। वो मेरे साथ बैठे बाहर आके और बोले मुझे कि कभी आया बाबा, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, ऊपर जाके बाद में ध्यान करो। हाँ, ऐसा 2 बार हुआ। तीसरे दिन भी गई तो मुझे खाने का थोड़ा प्रॉब्लम था, मीन्स भात चावल था ज्यादा। तो बोलते नहीं नहीं तुम आज दोपहर को खाना नहीं अच्छी तरह से खाया, रात को चावल ही खाओ। अच्छा 2-3 बार मैंने बात किया, इतना अच्छा लगा ना मुझे। अब आज आप बोले ना मुझे वो सब मुझे निकल के आया 1 साल के बाद। 1 साल हो गया अभी 21 तारीख को गए थे हम इस लोग। बार आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार नॉर्थ इंडियंस के लिए अलग खाना बन रहा है, साउथ इंडियंस के लिए तो अलग नहीं, बन रहा है। गए साल भी था, गए साल भी था। हाँ नहीं, इस बार स्पेशली सर ने बताया है कि इस बार बहुत ही केयर किया जाएगा कि सेग्रीगेट किया जाएगा नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के लिए। उनको खुश अच्छा लगे 10 दिन तक अपने ही तरीके से रोटी 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 ही मिलेंगी आपको। तो हाँ, बिल्कुल कोई नहीं, भी गए साल भी हमारे लिए था अलग अरेंजमेंट था बैठने के लिए और खाने के लिए पर्दा लगे अलग Yes. किया था हमारे लिए। यस सबने बताया था। तो मुझे वो याद है, मुझे साल भर नहीं याद आया, अभी याद आ गया। अच्छी बात है। Thank you. आइए नेक्स्ट अभी 20 तारीख को हम सब मिलते हैं वहाँ पे। मैं भी वहीं पर थी, मैं वहाँ पे सेवा कर रही थी, वो टेंट के अंदर ही रहती थी मैं, सब मास्टर से हाँ, मिलते हुए। हाँ हम मिले होंगे, पहचान नहीं थी बस। वहीं मिले थे हम लोग। ये मैडम थी ना, उसने मिलाया था अच्छा, आपको। ओके। पत्री जी का, परी मैडम का हाँ। ये चालू था शाम को। हम्म। हम लोग तीनों मिले ऐसा, तारी सर, शिंदे सर, मैं और आप चारों का अच्छा। फोटो है किधर। ओह शशि शशि लोढ़ा। लोधी ने मिलाया था हमको। हाँ, ओके अरे मैंने कभी सुना आपका ये सेशन शुरू हो गया ना, तो दूसरे दिन मैंने आपको पहचाना कि आवाज की वजह से। अच्छा आवाज पहचान वाला लग गया। किधर देखा और हमने टाइट हक किया था मुझे कि हाँ पीएमसी मराठी वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, पीएमसी महाराष्ट्र वाले, इसको शशि लोधी को बोल रहे हैं आप आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और साल में बहुत हम लोग आगे आ गए आपके कृपा से। थैंक यू मैडम। चलिए ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कोई एक मैडम है, बस उनको भी खुश कर देते हैं। संगीता जी, कल हमारा आखिरी दिन होगा ना, हाँ जी, कल का क्या है? कल का कल संगीता देखेंगे। गाड़ी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। मैम मेरा एक ड्रीम है। उस दिन से 1 तारीख से मैं पर्सनल मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे ग्रुप मेडिटेशन करने की आदत है, लेकिन काउंसलिंग में बोला है मुझे पर्सनल मेडिटेशन करो। उस दिन आधा घंटा का हुआ और रात में ड्रीम आया। मेरी लड़की, छोटी वाली लड़की बाइक से लेके मुझे मार्केट लेके गई और वो कुछ मुझे खरीद के देने वाली थी। उसने बाइक लगाया और सामने सब्जी वाली औरत बैठी थी। उससे पूछा त्रिशला कहाँ है? ये नाम पूरा मेरे ध्यान में, त्रिशला करके। तो उसने बोला सामने ही है, सामने ही है। ऐसे करके हम लोग निकल गए। वो ऐसा नैरो रोड था और जा रहे थे हम लोग। तो ऐसा मंदिर दिखा मुझे, शायद शिव जी का था या ब्रह्मा जी का। और मैंने ऐसा मंदिर दिखा तो मैं ऐसा नमस्कार करती हूँ। तो नमस्कार किया मैं, लेकिन मैम वो मंदिर अलग था। मंदिर ओपन रहता है ना, वो उसको ग्लास का डोर था मंदिर में, और बाहर बहुत सारे लोग ऐसा लाइन में खड़े थे, एक एक को अंदर भेज रहे थे। तो मैंने बोला इतना लंबा लाइन है, मेरा नंबर तो नहीं आएगा, मैं बाहर से करती हूँ। बाहर से किया और हम लोग चले गए आगे आगे। तो वो आगे आगे जाते तो वो मेरी लड़की नहीं दिख रही मुझे, वो मुझे तो बाद में आगे वो तो बोली थी नजदीक है, और मैं तो जा रही हूँ। फिर तालाब दिखा एक आवाज नहीं आ रहा है। इतना लंबा कैसा, ये कहाँ घर लेके गई, कहाँ वहां से फिर मैं अभी आ रहा है अभी तो फिर मैं वापस उसको ढूंढते आ रही थी। तो फिर मुझे वो मंदिर मिला और फिर वो लोग भी ऐसे खड़े थे। फिर मैं नमस्कार किया ऐसा और देख रही हूँ ये लड़की कहाँ गई, मुझे तो बोली और मिल नहीं रही है। तो मेरी बड़ी वाली लड़की मुझे दिखी, बस इतना ही हो गया। क्या है मुझे कुछ बता रहे, पता नहीं मैम।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना हमें समझना लेकिन होता त्रिशला है, नाम जितना हमें समझना होता है, हाँ हमें उतना ही समझ में आता है। और कुछ बातें ऐसी याद रह जाएंगी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी वो फिर वो घटेगा, उस समय पे आपको वो लिंक समझ में आएगा कि ये तो मुझे पहले ही बता दिया, दिखा दिया मास्टर्स ने ध्यान में। तो कुछ बातें याद रह जाएंगी। ऐसा सिचुएशन इधर तो है ही नहीं, हमारे इधर तो है ही नहीं। ऐसा मार्केट में मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा त्रिशला कुछ दुकान का नाम है, ऐसा ही नहीं है। पत्री सर इसलिए बोलते थे एक्सपीरियंस को लिख के रखो। हाँ, लिख के रखो। कभी कभी ये नाम, नंबर्स ऐसे कुछ होता है ना, ये कभी हाँ। लास्ट जन्म का भी होता है मेमोरी, या किसी वजह से उसको आपको आपके सामने आ रहा होता है, आगे के लिए भी हो सकता है। या फिर आप अभी कुछ काम करोगे, आपको मालूम नहीं है ना कल या अभी ये सेशन चल रहा है, रात को 10 बजे आपके घर में क्या बातें होंगी आपको मालूम नहीं होगा। त्रिशला नाम होगा आपके घर में, किसी बेबी का नाम रखने के लिए बोलेंगे, कोई शॉप रखना है, कोई नाम बताओ बोलेंगे, तो मास्टर्स ने पहले ही आपको वो नाम दे दिया होता है। तो इसलिए अवेयरनेस में रहना बोलते हैं, इसलिए याद रखना, मास्टर्स ने जो भी मैसेज दिया है याद रखना। इसके बावजूद फिर क्या करते हैं हम लोग, नाम रखना है घर में, वो पूरे 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, भूल गए मास्टर ने जो बताया, अपना मर्जी का, बहू बोलेगी एक नाम, बेटा एक नाम बोलेगा, पति एक नाम बोलेगा, आप अपना एक पसंद का नाम बोलोगे, चिट बनाएंगे, खोलेंगे, उस नाम से आप दुकान शुरू करोगे। दुकान अच्छा नहीं चलेगा, फिर लगेगा कि अरे हम लोग तो ध्यानी हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मास्टर्स का गाइडेंस मिलना चाहिए था। मास्टर्स ऑलरेडी गाइडेंस दे चुके होते हैं। तो इस तरह से बहुत अवेयरनेस में रहने का मतलब है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा स्वप्न, हमसे मिलने वाला क्या बोल के गया, काम वाली जाते जाते क्या बोल के गई, घर में बैठे हैं, बाहर रोड में सब्जी बेचने वाला कोई एक गाना चला के गया, उस गाने के बोल से आपको मैसेज मिल सकता है। ऐसे होते हैं मास्टर्स के मैसेज, कहीं से भी कोई भी मैसेज आ सकता है। अवेयरनेस में आप कार में जा रहे हो, सारा बोर्ड देखते जा रहे हो, लेकिन एक बोर्ड ऐसे आपको ठनकेगा, वो अरे क्या लिखा है, अरे मैंने बोर्ड पढ़ा वहां पे ऐसा लिखा था, वो स्लोगन आपके लिए था। आप फिर आगे बातों बातों में ज्यादा चबर चबर करने से फिर वो अपना वो स्मृति पटल से निकल जाता है। इसलिए बातें कम करके जो भी हो रहा है उसको रिसीव करके हम रखेंगे तो वो हमारे प्रैक्टिकल काम आएगा। देखिए ये ज्ञान इतना सारा है, एक दिन में 1 घंटे में पूरा नहीं होगा। और जब हम इस तरह के ज्ञान की बातें करते हैं ना, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। लेकिन हम सब लोग संसार में सांसारिक जीवन कर रहे हैं, घर में परिवार आपका भी वेट कर रहा होगा कि खाना बनाना है और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना है। हाँ यस बहुत दिनों बाद बात किया। नहीं थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया, याद रखिए। या फिर एक तरीका और बताती हूँ, अगर समझ में नहीं आता है ये त्रिशला क्यों आया, ये त्रिशला वर्ड क्यों आया, अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है तो फिर से ध्यान में बैठो और मास्टर से पूछो, मास्टर्स क्या बोला, ये त्रिशला क्यों बोला, इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। मास्टर मुझे ये मंदिर कहाँ ले गए थे, क्यों दिखाया मुझे, क्या समझना है, आपको वो आंसर वहां मिल जाएगा। ओके ये बहुत शक्तिशाली है ये ध्यान, इसका बस हमें सही उपयोग नहीं मालूम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गोपाल सर। सॉरी आज पूरा टाइम बातों में चला गया। ना ये जो आज का जो सेशन होगा ना तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अपना मास्टर जो है माननीय मास्टर कुछ भी है, थोड़ा तारी साहब भाई साहब मैं भी जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनके सवाल के सब जवाब आप आज मिल गए। और हमारे भी देखो आज देखो ये बताती है, तो हमको मालूम है मास्टर क्या सवाल पूछने वाले, लेकिन उसका सबका जवाब आपने दे दिया जी, थैंक यू। इस बात हमको कुछ मालूम नहीं था। हाँ मैडम, कुछ मालूम नहीं था। कभी कभी अभी ये छोटे छोटे वर्ड है ना, वो आते हैं, बहुत आते हैं, रिसीव करने को भी पावर मिल गया। अभी मुझे बहुत आता है, अभी आँख खुले है ना तो भी आते हैं, हाँ बहुत आते हैं। लेकिन उसका जवाब आपके मुंह से पत्री सर ने दे दिया। हाँ मास्टर ध्यान ने से आपको करेंगे, कैसा बात करने का वो भी सिखाया आपने। यस ओके, ये जो नॉलेज दिया है ना आपने जो आज का नॉलेज दिया है ना, बहुत बढ़िया दिया मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत पूरा 8 दिन का सेशन ही बहुत अच्छा था, एकदम हमारे जीवन में बहुत उसका मायना है, बहुत अच्छा था।
थैंक यू। अच्छा भी हम लोग बुलाएंगे आपको 10 दिन के लिए। यस सर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत। और कंटाला बिल्कुल नहीं आता है, इतना एनर्जी बढ़ता है कि मैडम आएंगे बोलेंगे ओहो, बोलेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा बहुत करेंगे अच्छा। जनवरी में, फिर करताल से आने के बाद फिर मिलेंगे, करताल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। करताल का एक्सपीरियंस भी तो बहुत होगा वहाँ पे 10 दिन का। ओके मैडम, ओके ओके, मैडम, चलिए, थँक थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आपण थांबूया इथे। मनाली ताई तुम्ही प्रार्थना घ्या मनाली ताई। ओके ओके घेते। 1 मिनिट का बरं आता अजून तर वेळ आहे ना 7 वाजले. नाही, पावणे आठ झाले, पावणे आठ झाले। चला ऐसा लगता है ध्यान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ. मग रात्री करूया ना, ध्यान रात्री करूया आपण। नहीं, ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर होना भी ध्यान ही है। हो बरोबर, बिल्कुल। आत्मवंदन मम्मा आपने बहुत अच्छी बात बताई, जब सुनते हैं तो वो भी ध्यान ही हो गया, ऐसा ही लग रहा है आज। हाँ, ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं, पत्री सर ने खुद ने बोला है, ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना इज इक्वल टू ध्यान। ऐसा नहीं सोचना आज मेरा ध्यान नहीं हुआ, नहीं। 1.5 घंटा हो गया ना, बहुत अच्छा लगा। किसी ऐसा का लगा कि ध्यान भी हो गया और श्रद्धेय भी हो गया, ऐसा ही लग रहा है हाँ, आज। जी जी जी, सुबह से बहुत जल्दी हो गया है। थैंक यू। मैडम वो आपको शिव प्रसाद सर के वीडियोस वो शेयर कर सकते हो क्या, वीडियोस हमें, लेकिन आपको ट्रांसलेट करना हो उसमें तो नहीं समझ में आएगा ना हमें। यस। वो बहुत अच्छा था, अभी तक वो तो घूम रहे हैं। प्रार्थना म्हणूया। धन्यवाद सगळ्यांना। छातीवर हात ठेवा, डोळे बंद करा। माझ्या आयुष्यासाठी धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील नातेसंबंधांसाठी, प्रेमासाठी धन्यवाद, माझ्या सहकाऱ्यांचे धन्यवाद, माझ्या कार्यक्षेत्राचे धन्यवाद, मला मिळणाऱ्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद, माझ्याकडे असणाऱ्या संपत्तीसाठी धन्यवाद, माझी राहण्याची सोय करणाऱ्या माझ्या घराचे धन्यवाद, माझ्या शरीराचे व मनाचे धन्यवाद, त्यांच्याद्वारे मी जीवनाचा आनंद घेत आहे, माझ्या आयुष्यात ध्यान आणि ज्ञान आहे त्याचे धन्यवाद, मला जो आनंद, ध्यान, मन, सुबत्ता, आरोग्य, मार्गदर्शन मिळाले आहे ते या जराचरातील सर्वांना मिळू दे, हीच माझी सदिच्छा। थँक यू ऑल, लव यू ऑल, धन्यवाद। थँक्यू थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद. कल मिलेंगे सुबह। तर नमस्ते। आपण सर्वांनी आता विनंती करतो की आपण टाळ्या वाजवून मॅडमचं अभिनंदन करूया, कौतुक करूया. थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मॅडम, लवकर या तुम्ही परत। शुभरात्री सर्वांना. उद्या सकाळी पुन्हा भेटूया. यस, धन्यवाद. नमस्ते। शुभ सकाळ. धन्यवाद मॅम. तोपर्यंत आपण इथे थांबूया. बाय. धन्यवाद, बाय बाय। धन्यवाद. धन्यवाद।